हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद अभिषेक। तो आज अपन बात करेंगे बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर जो आपकी सब्जेक्ट है एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इसकी आज अपन कंप्लीट सिलेबस की बात करेंगे वन शॉट के अंदर, यानी कि जितने भी आपके यूनिट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के वो अपन एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, बेसिक से कंप्लीट रिवीजन अपन करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन की कि जो नर्सिंग एजुकेशन है उसकी डेफिनेशन क्या है। क्वेश्चन द वर्ड एजुकेशन हैज इट आउन ओरिजिन फ्रॉम लैटिन वर्ड एजुकेयर। कि जो एजुकेशन वर्ड है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, लैटिन वर्ड एजुकेयर से। अकॉर्डिंग टू वन व्यू द वर्ड एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एजुको विच मीन्स लीड आउट। यानी एक व्यू के अकॉर्डिंग एजुकेशन जो है वो ईड्यूको वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है लीड आउट यानी कि मार्गदर्शन प्रदान करना। हियर ई मीन्स आउट एंड ड्यूको मीन्स लीड। यहाँ पर ई का मीन्स है आउट एंड ड्यूको का मीन्स है लीड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, जो साइंटिस्ट है जॉन डेवी, इसके अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या होती है। एजुकेशन इज द पावर बाई विच मैन इज एबल टू कंट्रोल हिज एनवायरमेंट एंड फुलफिल इज पॉसिबिलिटीज़। जो जॉन डेवी साइंटिस्ट है उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है, एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा जो मेन है वो उसकी जो भी एनवायरनमेंट है उसको कंट्रोल कर सकता है और जो भी उसकी आवश्यकताएं जो भी वो पूरा कर सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी आपको एजुकेशन की डेफिनेशन। आगे अपन बात करते हैं एम्स ऑफ नर्सिंग एजुकेशन कि नर्सिंग एजुकेशन के क्या क्या उद्देश्य हैं, क्यों अपन नर्सिंग एजुकेशन की स्टडी करते हैं, इसके अंदर बात करेंगे। फर्स्ट नंबर पे नॉलेज एम। जो नर्सिंग एजुकेशन है वो आपको नॉलेज प्रोवाइड करती है, नॉलेज सिखाती है, ज्ञान देती है, एक तरह से जानकारी प्रोवाइड करती है नर्सिंग रिलेटेड। तो इसलिए अपन को नर्सिंग एजुकेशन की स्टडी करनी पड़ती है। सेकंड नंबर पे लीडरशिप एम, यानी कि नर्सिंग एजुकेशन आपको एक लीडरशिप लीडर का रोल प्ले करने का जो है सिखाती है कि कैसे लीडर बना जाता है नर्सिंग क्षेत्र के अंदर। थर्ड नंबर पे प्रोफेशनल डेवलपमेंट एम, यानी कि प्रोफेशनली जो है डेवलपमेंट करती है एक पर्सन के अंदर नर्सिंग एजुकेशन। फोर्थ नंबर पे पर्सनलिटी डेवलपमेंट एम, यानी कि नर्सिंग एजुकेशन जो है वो पर्सनलिटी डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। फिफ्थ नंबर पे है नर्सिंग रिसर्च, यानी कि नर्सिंग एजुकेशन के अंदर नर्सिंग रिसर्च एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि अगर रिसर्च नहीं होगी तो जो है आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। रिसर्च के अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती है जिससे आपको सीखने को मिलता है। उसके बाद है डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, इसके अंदर जो भी नागरिक यानी लोकतांत्रिक भेदभाव होता है उसके बारे में इसके अंदर जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आता है एग्जाम के अंदर, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होती है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये नाम से पता लग रहा है इसके अंदर टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको दी जाती है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज ए हार्ट ऑफ एजुकेशन, यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, व्हाट इज द हार्ट ऑफ एजुकेशन, तो आपका आंसर होना चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद द सक्सेस ऑफ एजुकेशन डिपेंड अपॉन, जो सक्सेस है एजुकेशन की जो सफलता है वो किस पर डिपेंड करती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर। ठीक है, इट इज़ मोस्ट पावरफुल टूल ऑफ एजुकेशन टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंज इन स्टूडेंट, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, एक मोस्ट पावरफुल टूल है एजुकेशन का जिसके द्वारा जो भी स्टूडेंट के अंदर डिजायर्ड चेंज आते हैं वो किसके द्वारा आते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के द्वारा। टीचिंग इज द टास्क ऑफ टीचर विच इज परफॉर्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड द लर्नर। टीचिंग से आपको याद रखना है कि टीचर का टास्क होता है जो परफॉर्म करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एंड द लर्नर, जो भी लर्नर है और जो भी चाइल्ड है उसके डेवलपमेंट के लिए टीचर एक टास्क परफॉर्म करता है, उसको अपन बोलते हैं टीचिंग। ठीक है, लर्निंग क्या होती है, लर्निंग इज द ग्रोथ थ्रू एक्सपीरियंस। लर्निंग क्या है, ग्रोथ है, उन्नति है, किसके थ्रू बढ़ती है, जो एक्सपीरियंस से सीखने को मिलती है। लर्निंग इज एडजस्टमेंट टू ए सिचुएशन, लर्निंग क्या है, एक समायोजन है सिचुएशन, जो भी स्थिति आपके सामने आती है उससे जो भी आप निपटारा करते हो, जो भी आपको समायोजित कर देते हो, यानी उसको एक तरह से स्मॉल सिचुएशंस के अंदर ब्रेक डाउन करते हो, उसको अपन बोलेंगे लर्निंग। ठीक है, लर्निंग किससे सीखने को मिलती है अपन को, एक्सपीरियंस से। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं असेंशियल एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होने चाहिए। फोर एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के फोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। फर्स्ट है इसके अंदर आपका डिस्कशन, डिस्कशन बिटवीन टीचर एंड लर्नर। डिस्कशन किसके बीच में होता है, टीचर एंड लर्नर के बीच में। ठीक है, सेकंड नंबर पे इंटरेक्शन बिटवीन द लर्नर एंड द वर्ड डिफाइंड बाय द टीचर। जो इंटरेक्शन है वो लर्नर, जो भी आपका स्टूडेंट होता है वो लर्नर होता है, एंड द वर्ड डिफाइंड बाय, और जो भी वर्ड है जो डिफाइन किया है टीचर ने उसके बीच में इंटरेक्शन होता है। थर्ड नंबर पे एडोप्शन द वर्ड बाय द टीचर, जो भी वर्ड है जो टीचर ने डिफाइन किया है, एंड द एक्शन बाय द लर्नर, और जो एक्शन लिया है लर्नर ने या स्टूडेंट ने उसको अपन बोलेंगे एडोप्शन। इसके बाद रिफ्लेक्शन, फोर्थ जो एस्पेक्ट होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है, ऑन द लर्नर परफॉर्मेंस बाय बोथ टीचर एंड लर्नर। इसके अंदर लर्नर की परफॉर्मेंस देखी जाती है, टीचर एंड लर्नर पर यह डिपेंड करता है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं टीचिंग के। तो फर्स्ट नंबर पे आपको याद रखना है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। इसके अंदर क्या होता है, स्टूडेंट लर्न बेटर व्हेन दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्या है, स्टूडेंट लर्न बेटर, यानी कि स्टूडेंट कब ज़्यादा सीखते हैं, जब वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। नाम से पता लग रहा है एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, यानी कि स्टूडेंट कब ज़्यादा सीखेंगे, जब वो एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे। जैसे डूइंग, यानी कोई भी काम करके
ऑब्जर्व करके एंड एक्सपेरिमेंट करके, ये सारी चीज़ करके जो है स्टूडेंट्स बेटर लर्निंग करेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर पे है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। इसके अंदर क्या है, इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इंक्रीज लर्निंग, टीचर शुड इंस्पायर स्टूडेंट्स। इसके अंदर क्या है, इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी जो भी जिज्ञासा है वो इंक्रीज करेगी स्टूडेंट्स की लर्निंग को। ठीक है, टीचर शुड इंस्पायर स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो टीचर्स है वो स्टूडेंट्स को प्रेरित करेंगे कुछ भी सीखने के लिए, कुछ भी पढ़ने के लिए उनको मोटिवेट करेंगे। थर्ड नंबर पे है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इसके अंदर क्या है कि एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट, प्रत्येक स्टूडेंट जो है वो भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि उसकी जो भी मेंटल एबिलिटी है, जो भी कैपेसिटी है कुछ भी चीज़ को समझने की, वो सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, टीचिंग शुड मैच देयर एबिलिटीज़ एंड नीड्स, जो टीचर है जो भी उनको टीचिंग दे रहा है, कुछ भी टॉपिक पढ़ा रहा है, वो उनकी एबिलिटीज़ और नीड्स के अकॉर्डिंग देनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, यानी कि लर्निंग शुड बी कनेक्टेड विद रियल लाइफ सिचुएशन एंड एक्सपीरियंस। कोई भी सिचुएशन, कोई भी टॉपिक अगर टीचर पढ़ा रहा है स्टूडेंट्स को, तो वो रियल लाइफ सिचुएशन से अगर उनको कनेक्ट कर पा रहा है, एक्सपीरियंस से जोड़ पा रहा है, तो वो ज़्यादा स्टूडेंट्स को सीखने को मिलेगी। इससे अपन बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ। फिफ्थ नंबर पे प्रिंसिपल ऑफ डिफाइनिट एम। ठीक है, टीचिंग शुड हैव क्लियर एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, जो टीचिंग है उसके क्लियर और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, उसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होने चाहिए कि क्या आपको जो है अचीव करना है, स्टूडेंट्स को क्या आपको समझाना है, वो सारे टीचर को पता होना चाहिए। सिक्स नंबर पे है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। इसके अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी चीज़ है, कोई भी टॉपिक है, तो उसको आप पहले कैसे बताओगे, करके, यानी कोई भी एक्सपेरिमेंट करके आप उसको बता रहे हो, यानी कि जैसे प्रैक्टिस एंड हैंड ऑन एक्सपीरियंस हेल्प स्टूडेंट रिमेंबर बेटर, यानी कि प्रैक्टिस है कोई भी, और जो भी स्टूडेंट्स है उसको खुद हाथ से करेंगे तो वो ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ये यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग के अंदर बताया गया है। ठीक है, आगे अपन बात करेंगे लेटेस्ट अप्रोच टू द एजुकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का, एवरी ईयर दिस कम इन एग्जाम। ठीक है, क्या है, व्हाट इज द लेटेस्ट अप्रोच टू द एजुकेशन। तो फर्स्ट नंबर पे आपको यहाँ पे लिख के आना है एग्जाम के अंदर, ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन क्या होती है, इन ट्रेडिशनल एजुकेशन द टीचर कन्वे नॉलेज टू द स्टूडेंट्स, यानी ट्रेडिशनल यानी कि पहले के टाइम में क्या होता था, टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को नॉलेज देता था। ठीक है, इन ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन में क्या होता है, टीचर ट्रांसमिट नॉलेज टू हेल्प स्टूडेंट गेन स्किल्स एंड कंपिटेंस। टीचर जो है नॉलेज देता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि वह उनके अंदर स्किल्स को डेवलप करेगी और उनके अंदर कॉम्पिटेंस, यानी कि वो पूर्ण दक्ष हो पाए किसी भी स्किल्स के अंदर, किसी भी एक स्पेसिफिक क्षेत्र के अंदर, जिससे वो उनको आगे अवसर मिले रोजगार के। ठीक है, इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन हेल्प करती है। इट डेवलप्स एडल्ट लर्नर्स एंड देयर एबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली। जो ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन होती है वो क्या करती है, डेवलप करती है एडल्ट लर्नर को और उनकी एबिलिटी को, जिससे वो अकेले सोच पाए। इंडिपेंडेंटली मतलब अकेले, एक तरह से किसी पर निर्भर नहीं होना पड़े उनको सोचने के लिए। ये ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन इनके अंदर ऐसी लर्निंग डेवलपमेंट करती है जिससे वो इंडिपेंडेंट सोच पाए। ठीक है, हेल्प स्टूडेंट्स टू बिकम प्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स एंड टू क्रिएट देयर ओन मीनिंग इन लाइफ। जो ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन होती है वो स्टूडेंट्स की हेल्प करती है, क्योंकि वो इससे क्या बन पाए, वो प्रोडक्टिव मतलब यानी कि वो कोई भी काम कर पाए अपने इंडिविजुअल रूप पे, यानी कि किसी पर निर्भर नहीं होना पड़े उनको। और एंड टू क्रिएट देयर ओन मीनिंग, यानी कि जो भी उनका जीने का तरीका है वो एक तरह से सार्थक हो जाए, जो भी वो क्रिएट करना चाहते हैं वो क्रिएट कर पाए। ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन ये आपको सिखाती है। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन। इसके अंदर क्या होता है, फोकस ऑन नोइंग द स्टूडेंट साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल, इंटरपर्सनल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल नेचर। रिलेशनशिप के अंदर स्टूडेंट की साइकोलॉजी क्या है, इमोशनल, सोशल, इंटरपर्सनल और फिजिकल, स्पिरिचुअल नेचर पे फोकस किया जाता है, उसकी ये सारी चीज़ें देखी जाती है। ठीक है, उसके बाद उसको एजुकेट किया जाता है, उसके बाद उसको जो भी टॉपिक है वो सारे समझाए जाते हैं। ठीक है, अनलाइक ट्रेडिशनल एजुकेशन विच एम्फेसाइज ओनली आउटकम्स, दिस अप्रोच गिव इंपॉर्टेंस टू द रिलेशनशिप। यानी कि ट्रेडिशनल एजुकेशन प्राचीन समय में क्या होता था, ओनली आउटकम पे फोकस किया जाता था। ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन के अंदर रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस दी जाती है, स्टूडेंट और टीचर के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है, जिससे टीचर और लर्नर यानी जो भी स्टूडेंट्स है उसको टीचर्स जो भी पढ़ा रहा है स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं, इंक्लूड्स नोइंग द स्टूडेंट स्ट्रेंथ, चैलेंज एंड पैशन। जो भी स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, जो भी उसकी समझने की शक्ति है, एक तरह से जो भी चैलेंज है, जो भी पैशन है, उसको जाना जाता है रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन के अंदर। ठीक है, आइडेंटिफाई स्टूडेंट नीड्स, एम्पैथी, मूवमेंट एंड टाइम। जो भी स्टूडेंट की नीड है वो सारा रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन के अंदर जाना जाता है, जैसे एम्पैथी, मूवमेंट एंड टाइम को। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं थर्ड नंबर पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है दक्षता, यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के अंदर टीचर जो होता है वो स्टूडेंट या लर्नर को पूर्ण कैपेबल बना देता है, जो उसको किसी भी स्किल्स के अंदर दिक्कत नहीं आए। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में फोकस इज ऑन कॉम्पिटेंसीज, यानी कि नॉलेज, स्किल और एबिलिटीज के अंदर फोकस किया जाता है, रेदर देन टाइम स्पेंड इन द क्लासरूम। यानी कि क्लासरूम के अंदर टाइम स्पेंड करने की बजाय इसके अंदर नॉलेज, स्किल और एबिलिटीज पर फोकस किया जाता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के अंदर। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रक्शनल सिस्टम इन विच ए परफॉर्मेंस बेस्ड लर्निंग प्रोसेस इज यूज। ये क्या है कि इंस्ट्रक्शनल सिस्टम है जिसके अंदर परफॉर्मेंस, जो भी लर्निंग प्रोसेस है उसकी परफॉर्मेंस पे फोकस किया जाता है, उसको यूज किया जाता है। द लर्नर डेमोस्ट्रेट हिज और हर लेवल ऑफ अटेनमेंट इन सब्जेक्ट एरिया। जो भी लर्नर है, जो भी स्टूडेंट है, वो डेमोस्ट्रेट करता है जो भी सब्जेक्ट एरिया उसने सीखा है, जो भी सब्जेक्ट के अंदर, वो सारा डेमोस्ट्रेट करके टीचर को वो बताता है। ठीक है, आगे अपन बात करेंगे, एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स का, कि असेंशियल क्वालिटीज़ क्या होती है टीचर की।
ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, मैंने सिंपल आपके लिए नोट्स बनाए, ठीक है। कंप्लीट यहाँ पे अपन सिलेबस की बात करेंगे, कंप्लीट वन शॉट के अंदर, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ टीचर के अंदर फर्स्ट नंबर पे आना है कि क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए टीचर के अंदर। फर्स्ट नंबर पे नॉलेजेबल, यानी कि नॉलेज होनी चाहिए टीचर के अंदर, नो द सब्जेक्ट वेल, जिस भी सब्जेक्ट का जो टीचर है उसको वो पूरी तरह से आनी चाहिए, ठीक है। पेशेंट, पेशेंट का मतलब गिव टाइम टू ऑल स्टूडेंट्स, यानी कि टीचर को ऑल स्टूडेंट्स को, प्रत्येक जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको बराबर समय देना पड़ेगा, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन, यानी कि अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। एक्सप्लेन क्लियरली, जो भी टॉपिक टीचर पढ़ा रहा है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए। फोर्थ नंबर पे जो टीचर है वो फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कि सपोर्टिव एंड अप्रोचेबल होना चाहिए। फिफ्थ नंबर पे फेयर, फेयर का मतलब यानी कि ट्रीट ऑल स्टूडेंट इक्वली, यानी कि सभी स्टूडेंट्स को एक तरह समान भाव से ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। सिक्स नंबर पे क्रिएटिव, जो टीचर है वो क्रिएटिव होना चाहिए। यूज इंटरेस्टिंग टीचिंग मेथड, इंटरेस्टिंग टीचिंग मेथड्स का यूज करना चाहिए, जिससे क्या स्टूडेंट्स को अच्छी तरह समझ में आए। सेवन्थ नंबर पे मोटिवेटर, एक अच्छा टीचर क्या होना चाहिए, मोटिवेटर होना चाहिए। एनकरेज स्टूडेंट टू लर्न, यानी कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए कुछ भी सीखने के लिए। एट नंबर पे डिसिप्लिन होना चाहिए टीचर। मेंटेन ऑर्डर इन क्लास, यानी क्लास के अंदर ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए। फिर नाइन्थ नंबर पे एम्पैथेटिक, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, जो भी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है उनको समझना चाहिए। टेंथ नंबर पे अडेप्टेबल होना चाहिए टीचर। कैन एडजस्ट टू स्टूडेंट नीड, जो भी स्टूडेंट्स की नीड है उनको एडजस्ट करना आना चाहिए टीचर को, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं करिकुलम। करिकुलम क्या होता है? इट इज़ द कंप्लीट सेट ऑफ सब्जेक्ट, लेसन्स, एक्टिविटीज एंड लर्निंग एक्सपीरियंस दैट स्टूडेंट आर सपोज टू स्टडी इन स्कूल, कॉलेज और एनी एजुकेशनल प्रोग्राम। करिकुलम के अंदर बहुत सारी सब्जेक्ट का सेट होता है, लेसन्स का, एक्टिविटीज और लर्निंग एक्सपीरियंस आते हैं जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीखते हैं स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर और कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी होती है, कोई भी कोचिंग होती है या कोई भी संस्था होती है, उसका एक करिकुलम होता है कि कितने सब्जेक्ट उसके अंदर होते हैं, कितने उसके अंदर लेसन्स होते हैं, क्या क्या उनके अंदर एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। ये सारे उसके अंदर वो डिज़ाइन होते हैं। उसी तरह से आपका जैसे नर्सिंग के अंदर क्या होता है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है, जैसे RUHS हुई, ठीक है, MP की हुई, कोई भी यूनिवर्सिटी है तो उनका अलग से शेड्यूल होता है, करिकुलम डिजाइन होता है, उसके अंदर सिलेबस होता है कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग सबको, जितने भी नर्सिंग कॉलेज होते हैं सबको इस तरह से पढ़ना होता है। उसके अंदर क्लिनिकल हावर्स होते हैं कि किस तरह से आपको क्लिनिकल ड्यूटीज़ पे करना होता है। उसके बाद एग्जाम हावर्स होते हैं, ठीक है। वो सारा डिजाइन होता है, उसको अपन बोलते हैं करिकुलम। फंक्शंस क्या होते हैं भाई करिकुलम के, क्या काम करता है करिकुलम? फर्स्ट नंबर पे प्रोवाइडिंग नॉलेज एंड स्किल्स, नॉलेज और स्किल प्रोवाइड करता है करिकुलम। सेकंड नंबर पे है डेवलपिंग एटीट्यूड एंड वैल्यूज़, एक अच्छा दृष्टिकोण और वैल्यूज़ डेवलप करने में करिकुलम हेल्प करता है। उसके बाद है एंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी, यानी कि एजुकेशन के अंदर यूनिफॉर्मिटी लेके आता है करिकुलम। फोर्थ नंबर पे प्रिपेयरिंग फॉर सोशल नीड एंड डेवलपमेंट, जो भी सामाजिक नीड्स है और एम्प्लॉयमेंट है एक तरह से उसको, उसके लिए प्रिपेयर करता है स्टूडेंट्स को करिकुलम, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं लेसन प्लान के बारे में। लेसन प्लान क्या होता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, लेसन प्लान। लेसन प्लान मीन्स ए टीचर प्लान फॉर टीचिंग, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। लेसन प्लान क्या है, टीचर का प्लान होता है टीचिंग के लिए, यानी कि पढ़ाने के लिए जो टीचर के द्वारा जो प्लान तैयार किया जाता है उसको अपन बोलेंगे लेसन प्लान। इट शोज व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच एंड व्हाट स्टूडेंट्स शुड लर्न इन वन क्लास। इसके अंदर दिखाया जाता है लेसन प्लान के अंदर कि अपन को पढ़ाना क्या है, वो कैसे पढ़ाना है, एंड व्हाट स्टूडेंट्स शुड लर्न, और स्टूडेंट्स को क्या याद करना है एक ही क्लास के अंदर, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट एंड मेथड्स द टीचर विल यूज इन क्लासरूम। जो लेसन प्लान होता है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कंटेंट होता है एंड मेथड होते हैं जो टीचर यूज करता है क्लासरूम के अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन मीनिंग ऑफ द वर्ड लेसन प्लान। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी के अंदर कि जो लेसन प्लान है उसका मीनिंग क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, 2 मार्क्स का एग्जाम के अंदर आता है बच्चों, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे है एल, जो है इसके अंदर लेसन प्लान के अंदर एल का मतलब होता है लिंक प्रीवियस नॉलेज, जो भी पहले जो भी नॉलेज, जो भी टॉपिक पढ़ाया टीचर ने उसको लिंक करके पढ़ना होता है लेसन प्लान के अंदर। कनेक्ट टूडेज टॉपिक विद व्हाट स्टडी ऑलरेडी नो, यानी कि जो भी आज टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको पिछले वाले टॉपिक से स्टूडेंट्स को लिंक करके पढ़ाना होता है, इसको अपन बोलेंगे एल, यानी कि लिंक प्रीवियस नॉलेज। सेकंड नंबर पे ई, एंश्योर ए क्लियर एम और गोल, जो भी एम है, जो भी गोल है उसको सुनिश्चित करना पड़ता है। थर्ड नंबर पे सिस्टमेटाइज लर्निंग प्रोसेस, कीप टीचिंग इन ऑर्डर, यानी कि जो भी टॉपिक है उसको आपको सिस्टमेटिक पढ़ाना होता है। इसके बाद एस जो है वो है समराइज द टॉपिक, यानी कि जो भी टॉपिक आपने पढ़ाया है उसको संक्षेप में यहाँ पे समझाना है। इसके बाद आता है आपका ओ, ओ से है ओवरकम नर्वसनेस एंड एंजाइटी, जो भी नर्वसनेस और एंजाइटी होती है उसको कम करने के लिए टीचर क्या बनाता है, लेसन प्लान। इसके अंदर ओ का मतलब है ओवरकम, एन का मतलब है न्यू लर्निंग और कॉन्सेप्ट होते हैं, पी ए का मतलब है यहाँ पे प्रिवेंट कन्फ्यूजन एंड कीप स्टूडेंट फोकस, यानी कि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ना हो, स्टूडेंट्स फोकस रहे, उसको उसके लिए टीचर लेसन प्लान तैयार करता है। इसके बाद एल जो है उसका मतलब होता है लर्निंग थ्रू एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस, यानी कि एक्सरसाइज और प्रैक्टिस लेसन प्लान के अंदर होती है। इसके बाद है असाइन होमवर्क और टास्क, यानी कि टीचर जो है स्टूडेंट्स को होमवर्क और टास्क देता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एन, न्यू एंड क्लियर आइडियाज आर गिवन टू स्टूडेंट, लेसन प्लान के अंदर न्यू और क्लियर आइडिया जो है स्टूडेंट्स को दी जाते हैं। तो ये हो गया मीनिंग ऑफ द वर्ड लेसन प्लान का मतलब, ठीक है।
आगे अपन बात करते हैं मेथड ऑफ टीचिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल एग्जाम में आता है कि टीचिंग के मेथड कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि मेथड ऑफ टीचिंग का मतलब क्या होता है। भाई नाम से पता लग रहा है यानी कि पढ़ाने के कौन कौन से तरीके होते हैं एक तरह से, ठीक है। मेथड ऑफ टीचिंग इज ए सिस्टमेटिक वे और स्ट्रेटजी यूज्ड बाय टीचर टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न इफेक्टिवली। एक ऐसा मेथड, टीचिंग का ऐसा मेथड जो एक सिस्टमेटिक वे में हो और स्ट्रेटजी में हो, जो टीचर के द्वारा यूज किया गया है स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए, जिससे स्टूडेंट्स जो है इफेक्टिवली लर्न कर पाए, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द टेक्निक्स, अप्रोच एंड स्टेप टू मेक लर्निंग ईजियर एंड मोर इंटरेस्टिंग। ये क्या करता है, जो मेथड ऑफ टीचिंग है इसके अंदर कौन कौन, इसके अंदर टेक्निक्स होती है, बहुत सारी अप्रोच होती है एंड स्टेप्स होती है जो लर्निंग को ईजी बनाती है एंड मोर इंटरेस्टिंग बनाती है। तो ये बात होगी डेफिनेशन की। आगे बात करते हैं अपन मेथड ऑफ टीचिंग। फर्स्ट नंबर पे है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड के अंदर क्या है, द लेक्चर इज अ मेथड ऑफ टीचिंग इन विच टीचर फॉर्मली डिलीवर ए केयरफुली प्री प्लान एक्सपोजिटरी एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरी ऑन सम पर्टिकुलर टॉपिक और प्रॉब्लम। इट इज कॉल्ड लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड के अंदर क्या होता है, जो भी टीचर है वो क्या करता है, एक तरह से फॉर्मली का मतलब फेस टू फेस डिलीवर करता है, जो भी टीचर तैयार करके आता है प्री प्लान, जो भी एक्सपोजिटरी एक्सप्लेनेशन देता है, जो भी थ्योरी उसने डिजाइन करी है उसको, जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, जो भी टॉपिक है उसके ऊपर, इसको अपन बोलेंगे लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड के अंदर यानी कि फेस टू फेस टीचर जो भी तैयार करके आता है जो भी टॉपिक, उसको स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करता है, इसको अपन बोलेंगे लेक्चर मेथड। एडवांटेज की बात कर लेते हैं, क्या क्या अपन को लाभ है भाई लेक्चर मेथड से। द टीचर हैज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द कंटेंट एंड कैन डेवलप हिज प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू प्लान। इसके अंदर क्या है, टीचर को कंप्लीट नॉलेज होती है कंटेंट की, एंड जो भी टॉपिक है उसके अंदर जो प्रेजेंटेशन है वो प्लान के अकॉर्डिंग टीचर जो है वो देता है, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर कैन बी प्रेजेंटेड टू ए लार्ज ग्रुप एट ए टाइम। जो भी सब्जेक्ट का मैटर है, जो भी टॉपिक है, वो एक साथ लार्ज ग्रुप को दिया जा सकता है, जिससे क्या है, इट सेव टाइम एंड सिलेबस कवर्ड इन ए लिमिटेड टाइम। जो क्या करता है, लेक्चर मेथड के द्वारा टाइम की बचत होती है और जो भी सिलेबस है वो लिमिटेड टाइम के अंदर कवर होता है, ठीक है। इट कैन बी यूज विद ए ग्रुप ऑफ एनी साइज। ये कितनी भी बड़ा ग्रुप हो उसको अपन लेक्चर मेथड यूज कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। आगे अपन बात करेंगे डिसएडवांटेज क्या है भाई लेक्चर मेथड के। लेक ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, यानी कि इसके अंदर स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन कम होता है, लेक को देखने को मिलती है वहाँ पे, कमी देखने को मिलती है। लॉस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, यानी कि यहाँ पे आइडियाज़ का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। लेक्चर में नोट भी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट। जो लेक्चर है वो स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग लेवल पर नहीं होता है। फीडबैक इज लिमिटेड, जो भी फीडबैक है स्टूडेंट्स के द्वारा दिया जाता है वो यहाँ पे लिमिटेड होता है। इट डज नॉट सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स। लेक्चर मेथड है वो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाता। ये हो गई इसके डिसएडवांटेज लेक्चर मेथड के। सेकंड नंबर पे अपन बात करेंगे डेमोस्ट्रेशन मेथड। डेमोस्ट्रेशन नाम से पता लग रहा है, कोई भी टॉपिक को आप सामने करके बता रहे हो उसको, जो भी टॉपिक है, जो भी स्किल है, जो भी टॉपिक है, ठीक है। डेमोस्ट्रेशन इज अ मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ स्किल इन वे विच शो हाउ ए पर्टिकुलर स्किल और प्रोसीजर इज परफॉर्म। डेमोस्ट्रेशन का मतलब है कोई भी स्किल को आप प्रेजेंट करके बता रहे हो, कोई भी प्रोसीजर है उसको आप कैसे परफॉर्म करोगे, कैसे आप उसको बताओगे, ठीक है। डेमोस्ट्रेशन मेथड इंक्रीज इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड कन्विंस देम टू अडेप्ट रिकमेंड प्रैक्टिस। यानी कि जो डेमोस्ट्रेशन मेथड है वो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरेस्ट इंक्रीज करता है और उनको कन्विंस करता है जो भी प्रैक्टिस है उनको सीखने के लिए, ठीक है। द डेमोस्ट्रेशन मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेमोस्ट्रेशन जो मेथड है वो किस कौन से प्रिंसिपल बेस्ड होता है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि कोई भी काम सीखना है तो आपको करके देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है डेमोस्ट्रेशन मेथड के, इट मेक टीचिंग इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। जो डेमोस्ट्रेशन मेथड है वो टीचिंग को इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाता है। ये टीच बाय एक्सप्लेनेशन एंड एग्जीबिशन, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन देता है डेमोस्ट्रेशन मेथड और एग्जीबिशन से बताता है एक तरह से। इट कोरिलेटेड थ्योरी विद प्रैक्टिकल, यानी कि ये थ्योरी को प्रैक्टिकल के साथ रिलेट करके पढ़ाता है, ठीक है। डेमोस्ट्रेशन के अंदर यानी कि थ्योरी को प्रैक्टिकल के साथ रिलेट करके अपन समझते हैं, देखते हैं। रिटर्न डेमोस्ट्रेशन गिव अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट फॉर प्रैक्टिस, यानी कि रिटर्न डेमोस्ट्रेशन यानी कि अगर लिख के आप किसी भी टॉपिक को समझा रहे हो तो ये स्टूडेंट्स को क्या देगा, अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर प्रदान करेगा प्रैक्टिस के लिए। डिसएडवांटेज के लिए क्या है, डिसएडवांटेज क्या है डेमोस्ट्रेशन मेथड के, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसके अंदर टाइम बहुत लगता है। मटेरियल नीडेड फॉर डेमोस्ट्रेशन में भी एक्सपेंसिव, लिमिटेड एंड डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट। जो भी मटेरियल है जो डेमोस्ट्रेशन के चाहिए वो एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं एंड लिमिटेड होते हैं एक तरह से, और डिफिकल्ट यानी कि उनको परेशानी आती है उनके ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन इसके अंदर क्या होता है, लिमिटेड होता है डेमोस्ट्रेशन मेथड के अंदर, क्योंकि बाय द स्पेस, यानी स्पेस यहाँ पे कम होता है एंड मटेरियल अवेलेबल, यानी कि मटेरियल भी यहाँ पे कम होते हैं। इट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स, जो डेमोस्ट्रेशन मेथड है इसको बताने के लिए आपको स्पेशल स्किल आनी चाहिए, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन क्या होता है, पैनल डिस्कशन इज डिस्कशन इन विच 4 to 8 क्वालिफाइड पर्सन सिट एंड डिस्कस द टॉपिक इन फ्रंट ऑफ लार्ज ग्रुप और ऑडियंस। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं अलग अलग बुक्स से। पैनल डिस्कशन के अंदर क्या होता है, 4 to 8 क्वालिफाइड पर्सन है वो साथ में बैठते हैं और कोई भी टॉपिक है वो लार्ज ग्रुप और ऑडियंस के साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। पैनल डिस्कशन हैज ए चेयर पर्सन एंड 4 to 8 स्पीकर्स। पैनल डिस्कशन के अंदर 4 to 8 स्पीकर्स होते हैं और एक चेयर पर्सन होता है। द सक्सेस ऑफ द पैनल डिस्कशन डिपेंड अपॉन द चेयर पर्सन। जो पैनल डिस्कशन है उसकी सक्सेस किस पर डिपेंड करती है, चेयर पर्सन पर, ठीक है। द चेयरपर्सन इज द लीडर और कंट्रोलर ऑफ द पैनल डिस्कशन। चेयरपर्सन कौन होता है, चेयरपर्सन एक लीडर होता है जो और कंट्रोलर होता है जो पैनल डिस्कशन को कंट्रोल करता है, ठीक है।
इसकी बात करते हैं अब इसके अंदर एडवांटेज की बात कर लेते हैं कि पैनल डिस्कशन के एडवांटेज क्या है। इट इज़ एन एक्सट्रीमली इफेक्टिव मेथड ऑफ एजुकेशन, यानी कि एक इफेक्टिव मेथड होता है एजुकेशन का, इफ़ इट इज़ प्रॉपरली प्लान, अगर ये प्रॉपरली प्लान किया गया है तो। इन्फॉर्मेटिव रिचेज टू ए लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, यानी कि इसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस के पास पहुंचती है। इट एलो एक्सपर्ट टू प्रेजेंट डिफरेंट ओपिनियंस, जो पैनल डिस्कशन है वो एलो करता है कि जो भी डिफरेंट ओपिनियन है वो एक्सपर्ट तक पहुँच पाए, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है पैनल डिस्कशन के, सम ऑफ मेंबर में डोमिनेट इन द पैनल डिस्कशन, यानी कुछ ही मेंबर होते हैं जो डोमिनेट करते हैं पैनल डिस्कशन के अंदर। देयर इज चांस ऑफ स्प्लिट इन द पैनल ग्रुप, पैनल ग्रुप में अंदर क्या होता है, कोई भी टॉपिक है वो छूट सकता है, यानी कि चांस ऑफ स्प्लिट यहाँ पे ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम के अंदर आता है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग क्या होती है भाई, तो सबसे पहले इसके अंदर अपन डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। माइक्रो टीचिंग इज ए टीचर ट्रेनिंग टेक्निक वेयर ए टीचर प्रैक्टिस ए स्मॉल पार्ट ऑफ लेसन विद ए स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ए शॉर्ट टाइम। ऐसी टेक्निक होती है टीचर के द्वारा प्लान की गई, ठीक है, जिसके अंदर बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं, एक छोटा टॉपिक लिया जाता है जहाँ पे स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कुछ भी टॉपिक। ये एक टीचर के प्रैक्टिस के लिए सेशन होता है, एक टीचर के इंप्रूवमेंट के लिए एक मेथड होता है जिसको अपन बोलते हैं माइक्रो टीचिंग, ठीक है। इट फोकस ऑन इंप्रूविंग स्पेसिफिक टेक्निक स्किल्स इन ए कंट्रोल सेटिंग। ये क्या करता है, जो भी स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स होती है जो टीचर के अंदर डेवलपमेंट होनी चाहिए उनको सीखने पर फोकस किया जाता है इसके अंदर। यूजुअली द सेशन लास्ट 5 to 10 मिनट्स। जो माइक्रो टीचिंग का जो सेशन होता है वो 5 to 10 मिनट्स का होता है। इसके अंदर कौन कौन सी स्टेप्स होती है, स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग की अपन बात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे इसके अंदर सबसे पहले प्लानिंग, जो टीचर होता है वो प्लानिंग करता है। प्रिपेयर ए मिनी लेसन, इसके अंदर मिनी लेसन छोटा लेसन तैयार करता है। एंड सेलेक्ट द टीचिंग स्किल, जो भी टीचिंग स्किल्स है उनको तैयार करता है टीचर। सेकंड नंबर पे टीचिंग, टीचिंग के अंदर डिलीवर द लेसन टू ए स्मॉल ग्रुप, इसके अंदर जो भी लेसन है जो टीचर ने प्लान किया है वो स्मॉल ग्रुप को डिलीवर किया जाता है। थर्ड नंबर पे फीडबैक, गेट सजेशन व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट नीड इंप्रूवमेंट। फीडबैक के अंदर क्या है, सजेशन दिए जाते हैं कि कहाँ पे इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, जो भी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया वो स्टूडेंट्स जो है फीडबैक देते हैं टीचर को। फोर्थ नंबर पे क्या होता है, री टीचिंग, अप्लाई फीडबैक एंड टीच अगेन, यानी कि अप्लाई फीडबैक, फीडबैक अप्लाई करता है टीचर और जो भी स्टूडेंट्स को पढ़ाना है वो दोबारा उनको पढ़ाता है, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे है सेल्फ इवोल्यूशन, इसके अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्ट ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जो भी टीचर की स्ट्रेंथ है और वीकनेस है उसके अंदर फोकस किया जाता है सेल्फ इवोल्यूशन के अंदर। एडवांटेज क्या है भाई माइक्रो टीचिंग के, इंप्रूव स्पेसिफिक टीचिंग स्किल, जो भी टीचिंग स्किल्स है उनको इंप्रूव करने का काम करता है माइक्रो टीचिंग। रिड्यूस फियर ऑफ लार्ज क्लासरूम, जो टीचर का लार्ज क्लासरूम के अंदर जो डर लगता है उनको रिड्यूस करने का काम करता है माइक्रो टीचिंग मेथड। मेक द टीचर मोर कॉन्फिडेंट एंड इफेक्टिव, टीचर को मोर कॉन्फिडेंट एंड इफेक्टिव बनाने का काम करता है माइक्रो टीचिंग मेथड। डिसएडवांटेज क्या है भाई इसके, एक टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम ज़्यादा लगता है इसके अंदर, स्ट्रेसफुल होता है। कवर ओनली लिमिटेड टीचिंग स्किल्स, यानी कि इसके अंदर कुछ ही टीचिंग स्किल्स जो है कवर हो पाती है। अब बात करते हैं अपन सेमिनार मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके आता है। सेमिनार मेथड क्या होता है, ए सेमिनार इज ए वे ऑफ टीचिंग वेयर स्टूडेंट्स स्टडी ए टॉपिक, प्रिपेयर, प्रेजेंट इट एंड डिस्कस इट। सेमिनार एक ऐसा मेथड होता है टीचिंग का, इसके अंदर स्टूडेंट्स जो है वो एक टॉपिक को स्टडी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। इसके अंदर द टीचर गाइड द स्टूडेंट्स बट डज नॉट डू ऑल द टचिंग, यानी कि टीचर जो है स्टूडेंट्स को ओनली गाइड करता है लेकिन जो भी टॉपिक है वो पूरा उनको एक्सप्लेन नहीं करता है। इट इज़ ए टाइप ऑफ एक्टिव लर्निंग, जो है सेमिनार मेथड टीचिंग का वो एक्टिव लर्निंग का टाइप होता है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं पर्पज और ऑब्जेक्टिव क्या है सेमिनार मेथड ऑफ टीचिंग का, क्या उद्देश्य है, क्यों अपन यूज देते हैं सेमिनार मेथड। फर्स्ट नंबर पे एनकरेज स्टूडेंट्स टू स्टडी एंड रिसर्च डीपली, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक तरह से आगे बढ़ाने के लिए जो स्टडी करे अच्छे से और रिसर्च करने के लिए जो है सेमिनार मेथड ऑफ टीचिंग का यूज करते हैं। सेकंड नंबर पे इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए अपन सेमिनार मेथड का यूज करते हैं। थर्ड नंबर पे डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी सभी स्टूडेंट्स एक तरह से पार्टिसिपेट करें, इसके लिए सेमिनार मेथड ऑफ टीचिंग का यूज करते हैं। फोर्थ नंबर पे है लर्न थ्रू डिस्कशन विद क्लासमेट्स, यानी कि क्लासमेट्स के साथ डिस्कशन करके सीखने को मिले, इसके लिए सेमिनार मेथड ऑफ टीचिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ सेमिनार बेस्ड ऑन द स्कोप, स्कोप के बेसिस पर कौन कौन से टाइप के सेमिनार होते हैं। फर्स्ट नंबर पे है मिनी सेमिनार, मिनी सेमिनार जो है स्मॉल इन साइज, साइज जो है स्मॉल होती है, यूजुअली क्लासरूम लेवल पर होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पे एंड शॉर्ट ड्यूरेशन का ये होता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे मेजर सेमिनार लार्जर देन मिनी सेमिनार, मिनी सेमिनार से बड़ा होता है, इन्वॉल्व मल्टीपल क्लासेज और डिपार्टमेंट, यहाँ पे मल्टीपल क्लासेज और डिपार्टमेंट होते हैं, मोर डिटेल्ड एंड लॉन्गर ड्यूरेशन का मेजर सेमिनार होता है। थर्ड नंबर पे है नेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज एट स्टेट और कंट्री लेवल, ये स्टेट और कंट्री लेवल पर जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक्सपर्ट फॉर डिफरेंट प्लेसेज पार्टिसिपेट, इसके अंदर जो है नेशनल सेमिनार के अंदर एक्सपर्ट जो है डिफरेंट प्लेस से आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। फोकस ऑन नेशनल इश्यूज इन नर्सिंग और हेल्थ केयर, जो भी नर्सिंग और हेल्थ केयर के अंदर नेशनल इश्यूज है उसको नेशनल सेमिनार के अंदर फोकस किया जाता है। फोर्थ नंबर पे इंटरनेशनल सेमिनार
ऑर्गेनाइज एट ग्लोबल लेवल, यानी वैश्विक स्तर पर, वैश्विक लेवल पर ये ऑर्गेनाइज होता है इंटरनेशनल सेमिनार। पार्टिसिपेंट एंड स्पीकर कम फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, इसके अंदर जो है पार्टिसिपेंट जो भी स्पीकर्स है वो डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं। इसके अंदर फोकस किया जाता है इंटरनेशनल हेल्थ और रिसर्च टॉपिक्स पर। अब बात करते हैं अपन फील्ड ट्रिप, एक टॉपिक है आपके फील्ड ट्रिप, जो भी एग्जाम में कई बार आपके आया है, ठीक है। ए फील्ड ट्रिप इज ए प्लान्ड विजिट outside the classroom to a real life setting where students can observe, learn and apply theoretical knowledge। एक ऐसा भ्रमण जो क्लासरूम के बाहर किया जाता है रियल लाइफ सेटिंग के अंदर, जहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है ऑब्जर्व करते हैं, लर्न करते हैं, सीखते हैं, एंड अप्लाई थ्योरेटिकल नॉलेज, जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। इन नर्सिंग एजुकेशन फील्ड ट्रिप हेल्प स्टूडेंट्स कनेक्ट व्हाट दे लर्न इन टेक्स्ट बुक टू रियल वर्ल्ड हेल्थ केयर एनवायरनमेंट। नर्सिंग एजुकेशन के अंदर फील्ड ट्रिप जो है स्टूडेंट्स की हेल्प करती है, उनको कनेक्ट करती है, जो भी उन्होंने टेक्स्ट बुक के सीखा है उनको रियल वर्ल्ड हेल्थ केयर के अंदर, जो भी एनवायरनमेंट है हेल्थ केयर का, उसके अंदर उनको सीखने का अवसर मिलता है, ठीक है। यानी कि जो भी उन्होंने टेक्स्ट बुक के अंदर सीखा है नर्सिंग स्टूडेंट्स ने, उनको रियल लाइफ या हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर कैसे अप्लाई करते हैं, वहाँ पे उनको कैसे एक तरह से नॉलेज देते हैं, प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ देखने को मिलती है फील्ड ट्रिप के अंदर। पर्पज क्या है भाई फील्ड ट्रिप के? पर्पज ऑफ फील्ड ट्रिप, फर्स्ट नंबर पे ऑब्जर्वेशन ऑफ रियल सिचुएशन, रियल सिचुएशन के ऑब्जर्वेशन के लिए फील्ड ट्रिप जो है जरूरी है। इसके अंदर क्या है, हेल्प स्टूडेंट्स सी हेल्थ केयर सेटिंग्स, इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर इन एक्शन, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प की जाती है हेल्थ केयर सेटिंग्स के अंदर, इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर के लिए, कि जो भी एक्शन करे वहाँ पे जो भी काम करे वो। सेकंड नंबर पे एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी, जो भी एप्लीकेशन जो भी थ्योरी क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट ने सीखी है उसको अप्लाई किया जाता है हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर। ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी लर्न इन ए क्लास एंड प्रैक्टिकल सिचुएशन, यानी कि जो फील्ड ट्रिप है एक तरह से ब्रिज का काम करता है, किसके बीच में, थ्योरी के बीच में जो क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट ने सीखी है और प्रैक्टिकल सिचुएशंस के बीच में। थर्ड नंबर पे है डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, जो फील्ड ट्रिप है वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करती है स्टूडेंट्स के अंदर, कैसे, स्टूडेंट्स एनालाइज एंड रिफ्लेक्ट ऑन रियल लाइफ नर्सिंग प्रैक्टिस, जो भी रियल लाइफ केसेज होते हैं नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर उनको एनालाइज किया जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा, जिससे क्या है उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट होती है। फोर्थ नंबर पे मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, यानी कि एक्सपीरियंस हेल्थ केयर एनवायरमेंट्स कैन मेक लर्निंग मोर इंगेजिंग, यानी कि जो भी हेल्थ केयर एनवायरनमेंट्स हैं उनके अंदर एक्सपीरियंस लेने सीखने को मिलता है स्टूडेंट्स को, जिससे वो एक तरह से जो भी लर्निंग है उसको एक तरह से अच्छे से सीख पाए मोर इंगेजिंग तरीके से, ठीक है। मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट डेवलप होता है इससे स्टूडेंट्स के अंदर। अब बात करते हैं अपन मेथड ऑफ क्लिनिकल टीचिंग के बारे में। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई कौन कौन से मेथड होते हैं क्लिनिकल टीचिंग के। नर्सिंग एजुकेशन इज प्रैक्टिस बेस्ड डिसिप्लिन, सो क्लिनिकल टीचिंग इज एसेंशियल पार्ट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन टू डेवलप हाईली कॉम्पिटेंट नर्सिंग स्किल्स। जो नर्सिंग एजुकेशन प्रैक्टिस है जो है वो डिसिप्लिन पर बेस्ड होती है, इसलिए क्लिनिकल टीचिंग जो है वो एसेंशियल पार्ट है नर्सिंग एजुकेशन का, जो क्या डेवलप करती है हाईली कॉम्पिटेंट, यानी कि नर्सिंग स्किल्स के अंदर स्टूडेंट्स को हाईली कॉम्पिटेंट बनाती है, उनको दक्ष बनाती है कि वो जो भी नर्सिंग स्किल्स का वो उसको अच्छे से सीख पाए। अब बात करते हैं अपन कौन कौन से मेथड है क्लिनिकल टीचिंग के। द मेथड ऑफ द क्लिनिकल टीचिंग आर, फर्स्ट नंबर पे है बेड साइड क्लिनिक मेथड होता है, ठीक है। इट इज डिजाइन टू इम्प्रूव द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू सोल्व नर्सिंग प्रॉब्लम। जो बेड साइड क्लिनिक है इसके अंदर जो स्टूडेंट्स की एबिलिटी है नर्सिंग प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए बेड साइड क्लिनिक डिज़ाइन किया जाता है। बेड साइड क्लिनिक इट इज डिजाइन टू इम्प्रूव द स्टूडेंट एबिलिटी टू सोल्व नर्सिंग प्रॉब्लम, ये डिजाइन किया जाता है जो भी स्टूडेंट्स की एबिलिटी है उनके अकॉर्डिंग जो भी नर्सिंग प्रॉब्लम है वो उनको सोल्व कर पाए, इसलिए बेड साइड क्लिनिक एक मेथड होता है क्लिनिकल टीचिंग का। इन रियलिस्टिक सिचुएशन इट हेल्प स्टूडेंट टू डू नर्सिंग ऑब्जर्वेशन इन सिस्टमिक मैनर, रियलिस्टिक सिचुएशन के अंदर यानी रियल सिचुएशन के अंदर बेड साइड क्लिनिक स्टूडेंट्स की हेल्प करती है, जो भी नर्सिंग ऑब्जर्वेशन होता है उनको उससे सीखने को मिलता है सिस्टमिक मैनर के अंदर, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे नर्सिंग ग्राउंड। नर्सिंग ग्राउंड इज एन इफेक्टिव मेथड ऑफ गिविंग क्लिनिकल नॉलेज टू स्टूडेंट्स, ये क्या इफेक्टिव मेथड है क्लिनिकल नॉलेज देने का स्टूडेंट्स को। इट इज़ मेनी टाइप्स अकॉर्डिंग टू द पर्पज, ये बहुत प्रकार का होता है पर्पज के अकॉर्डिंग। फर्स्ट नंबर पे इन्फॉर्मेशन गिविंग ग्राउंड, इसके अंदर स्टूडेंट्स को नर्सिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सेकंड नंबर पे इंस्ट्रक्शनल राउंड के अंदर स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं अबाउट द क्लिनिकल हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर। इसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड, इसके अंदर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। थर्ड नंबर पे वार टीचिंग, वार टीचिंग सप्लीमेंट द क्लासरूम थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शन, जो भी क्लासरूम के अंदर जो भी थ्योरी स्टूडेंट्स ने पढ़ी है उनको रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर कैसे अप्लाई किया जाता है, वार टीचिंग के अंदर ये सिखाया जाता है। इट हेल्प स्टूडेंट्स इन करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नर्सिंग प्रिंसिपल, जो भी साइंटिफिक नर्सिंग प्रिंसिपल है जो स्टूडेंट ने क्लासरूम के अंदर सीखे हैं उसको कैसे अप्लाई किया जाता है वार्ड के अंदर, उसको वार टीचिंग के अंदर समझाया जाता है। फोर्थ नंबर पे है वार्ड क्लास। वार्ड क्लास एम एट द करंट क्लिनिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड टू स्टूडेंट्स इन ए वार्ड, वार्ड क्लास का एम क्या होता है, जो भी क्लिनिकल एक्सपीरियंस है वो स्टूडेंट्स को वार्ड के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके बाद है वार्ड क्लिनिक।
स्टूडेंट और ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज असाइंड टू इलिस्ट्रेट हेल्थ एजुकेशन और नर्सिंग केयर प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड फैमिली। इसके अंदर जो भी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है या जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको बताया जाता है हेल्थ एजुकेशन के बारे में, और जो भी प्रोसीजर है वो एक्सप्लेन करे पेशेंट और फैमिली को। ये वार्ड क्लिनिक के थ्रू स्टूडेंट जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। 6 नंबर पे पेशेंट फैमिली सेंटर्ड अप्रोच। इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट इज असाइंड एंड फैमिली मेंबर्स, पेशेंट इज असिस्टेड एंड फैमिली मेंबर्स आर इन्वॉल्व फॉर द थेरेपेटिक पर्पज। इसके अंदर पेशेंट और फैमिली मेंबर्स को क्या है, थेरेपेटिक पर्पज से इन्वॉल्व किया जाता है। टू ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ एंड इलनेस इज द मेन एम ऑफ दिस अप्रोच। यानी कि हेल्थ एंड इलनेस जो है इसके प्रति अवेयर आए, जागरूक होए जो भी पेशेंट है जो भी फैमिली है, वो पेशेंट फैमिली सेंटर्ड अप्रोच का मेन उद्देश्य है। ठीक है, इसके बाद 7 नंबर पे कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस क्या होती है, इट इज़ एन एक्ट ऑफ काउंसलिंग टू इंडिविजुअल और ग्रुप इन फॉर्मल सेटिंग और फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज़। ये क्या है, काउंसलिंग का काम होता है एक तरह से, जो इंडिविजुअल और ग्रुप को दी जाती है फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। द टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंस आर, फर्स्ट नंबर पे क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस, सेकंड नंबर पे इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस और थर्ड नंबर पे है ग्रुप कॉन्फ्रेंस। हम बात करते हैं अपन नेक्स्ट एविएट्स। एविएट्स क्या होते हैं, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एविएट्स की डेफिनेशन। ठीक है, ये एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो मैं आपको बताऊंगा अभी। सबसे पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए इसके अंदर। एविएट्स का मतलब होता है ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स आर दोज सेंसरी ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज विच इनिशिएट और स्टिमुलेट एंड रेनफोर्स लर्निंग। ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं कि ऐसे सेंसरी ऑब्जेक्ट होते हैं जो, और इमेज होती है जो क्या करती है, इनिशिएट करती है, एक तरह शुरुआत करती है, स्टिमुलेट करती है, और जो भी लर्निंग है उसको रेनफोर्स बढ़ावा देने का काम करती है। जो बर्टन साइंटिस्ट है उसके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन दी गई है, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड नंबर पे ऑडियो विजुअल एड्स आर एनी डिवाइस विच कैन बी यूज टू मेक द लर्निंग एक्सपीरियंस मोर कॉन्क्रीट, मोर रियलिस्टिक एंड मोर डायनेमिक। ऑडियो विजुअल एड्स ऐसे डिवाइस होते हैं, उपकरण होते हैं जो लर्निंग एक्सपीरियंस को मोर कॉन्क्रीट, मोर रियलिस्टिक एंड मोर डायनेमिक बनाने के लिए यूज लिए जाते हैं। काइंडर एस जेम्स साइंटिस्ट जो है उनके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन दी गई है। आगे अपन बात करते हैं कि एविएट्स, जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं उनके क्या क्या पर्पज़ होते हैं। फर्स्ट नंबर पे है इम्प्रूव एंड मेक टीचिंग इफेक्टिव। टीचिंग को इम्प्रूव करे और उनको इफेक्टिव बनाए, इसके लिए जो है एविएट्स का यूज़ किया जाता है। सेकंड नंबर पे एनेबल द ऑडियंस टू लुक, लिसन एंड लर्न। ऑडियंस को एनेबल किया जाता है लुक, लिसन और लर्न के लिए। थर्ड नंबर पे मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड प्रॉफिटेबल। लर्निंग को इंटरेस्टिंग एंड प्रॉफिटेबल बनाया जाता है एविएट्स के द्वारा। फोर्थ नंबर पे प्रोवाइड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, यानी कि कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाता है एविएट्स के द्वारा। और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद रियलिटी, रियलिटी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट दिलाया जाता है। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ नंबर पे इट प्रोवाइड ए बेसिस फॉर मोर इफेक्टिव एसेंशियल लर्निंग। ये मोर इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को लर्निंग के अंदर। ठीक है, इंक्रीज एंड सस्टेन अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। जो एविएट्स है वो क्या करती है, अटेंशन और कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने का काम करती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ एविएट्स। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं। फर्स्ट नंबर पे प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, सेकंड नंबर पे प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन, थर्ड नंबर पे प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल कंट्रोल, फोर्थ नंबर पे प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर प्रेजेंटेशन, फिफ्थ नंबर पे प्रिंसिपल ऑफ रेस्पॉन्स और सिक्स नंबर पे प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का उसके अंदर ये पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन टाइप ऑफ एविएट्स। कौन कौन से टाइप होते हैं एविएट्स के। फर्स्ट नंबर पे आपको याद रखना प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड एंड इलेक्ट्रॉनिक। प्रोजेक्टेड के अंदर आपके आते हैं OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स, फिल्म्स, LCD प्रोजेक्टर, ELMO, ऑडियो विजुअल कॉन्फ्रेंसिंग प्रोजेक्टर। नॉन प्रोजेक्टेड एविएट्स के अंदर आपके आते हैं बुक्स, जनरल इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स, चाक बोर्ड्स, चार्ट और ग्राफ्स, फिल्म चार्ट, मॉडल्स, पपेट्स एंड फ्लैनल बोर्ड्स। ये सारे आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आपके आते हैं इलेक्ट्रॉनिक एविएट्स के अंदर कंप्यूटर, इंटरनेट, साइमुलेशन एक्टिविटीज़, रिकॉर्ड प्लेयर और TV। तो ये आपके हो गए टाइप ऑफ एविएट्स। ठीक है, पता होना चाहिए आपको ये सब। अब बात करते हैं अपन इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो है ऑडियो विजुअल एड्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों महत्वपूर्ण ऑडियो विजुअल एड्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। फर्स्ट नंबर पे मेक कॉन्सेप्ट क्लियर। जो एविएट्स है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्या बनाते हैं, क्लियर बनाते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर बनाने का काम करते हैं। एविएट्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स टॉपिक इजीली। जो भी कॉम्प्लेक्स बड़े जो भी टॉपिक होते हैं उनको ईजी समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यूजिंग ए मॉडल और चार्ट टू एक्सप्लेन ह्यूमन ऑर्गन्स। एविएट्स का एग्जाम्पल है यहाँ पे मॉडल और चार्ट, यानी कि एविएट्स के अंदर अपन मॉडल और चार्ट का यूज करते हैं जो भी ह्यूमन ऑर्गन है उनको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, सेकंड नंबर पे इंक्रीज इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। जो एविएट्स है वो इंटरेस्ट और मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं, उनसे इंक्रीज होता है। मेक द क्लास मोर इंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग। जो एविएट्स है वो क्लास को मोर इंगेजिंग बनाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं। स्टूडेंट्स स्टे अटेंटिव एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट। इससे क्या होता है, स्टूडेंट जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं टीचिंग लर्निंग के अंदर। थर्ड नंबर पे स्ट्रेंथन मेमोरी। ये क्या है, मेमोरी को बढ़ाने का काम करते हैं एविएट्स। कंबाइनिंग विजुअल एंड ऑडियो हेल्प इन द बेटर रिटेंशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। यानी कि वीडियो और ऑडियो एक तरह से
विजुअल, अगर आपको फोटो भी दिखेगी और वहाँ पे कोई भी जो साउंड है वो सुनाई देगा तो वो क्या है, बेटर रिटेंशन होगा इन्फॉर्मेशन के अंदर, आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। एग्जाम्पल के रूप में वीडियो और डायग्राम मेक टॉपिक ईजियर टू रिमेंबर, जो भी वीडियोज है जो भी डायग्राम है वो टॉपिक को ईजियर बनाते हैं जिससे आपको अच्छे से याद हो पाए। फोर्थ नंबर पे है मेक लर्निंग रियलिस्टिक, जो लर्निंग है उसको रियलिस्टिक बनाने के लिए एविएट्स हेल्प करते हैं। कैसे? कनेक्ट थ्योरी विद प्रैक्टिकल और रियल लाइफ सिचुएशंस, ये क्या है, थ्योरी को प्रैक्टिकल और रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में साइमुलेशन वीडियोज और लैब मॉडल्स जो है प्रोवाइड करते हैं रियल एक्सपीरियंसेस। फिफ्थ नंबर पे सेव टाइम, एविएट्स क्या करते हैं, टाइम सेव करते हैं। कैसे? कन्वे करते हैं मोर इन्फॉर्मेशन क्विकली एंड इफेक्टिवली, जो भी बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है उसको तुरंत जो है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं एंड इफेक्टिवली। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर, बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, इसकी सबसे पहले अपन बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में कि बुलेटिन बोर्ड होता क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे आपके आता है ए बुलेटिन बोर्ड इज ए डिस्प्ले बोर्ड यूज इन द क्लासरूम, ऑफिस और पब्लिक प्लेसेज टू शो नोटिस, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल मटेरियल्स और अनाउंसमेंट। बुलेटिन बोर्ड क्या है, एक डिस्प्ले बोर्ड होता है जो क्लासरूम, ऑफिस, पब्लिक प्लेस के अंदर यूज किया जाता है। जो भी नोटिस होते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी अनाउंसमेंट होते हैं, जो भी एजुकेशनल मटेरियल्स होते हैं उनको दिखाने के लिए। ठीक है, इट इज़ विजुअल टीचिंग एड दैट हेल्प इन कम्युनिकेशन एंड लर्निंग, ये क्या है, विजुअल टीचिंग होता है, विजुअल टीचिंग एड होता है जो कम्युनिकेशन लर्निंग के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, पर्पज और इंपॉर्टेंस क्या है विजुअल जो बुलेटिन बोर्ड है उसके, फर्स्ट नंबर पे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। बुलेटिन बोर्ड क्या है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। सो नोटिसेज, अनाउंसमेंट एंड इंपॉर्टेंट अपडेट, जो बुलेटिन बोर्ड है उसके अंदर जो भी नोटिस है, जो भी अनाउंसमेंट है, वो जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो शो होती है। सेकंड नंबर पे एनहांस लर्निंग, कैन डिस्प्ले चार्ट, डायग्राम्स एंड एजुकेशनल मटेरियल, लर्निंग को बढ़ावा देती है कौन, बुलेटिन बोर्ड। इसके अंदर जो भी चार्ट्स है वो लगे होते हैं, डिस्प्ले जो भी एजुकेशनल मटेरियल है वो वहाँ पे लगे होते हैं बुलेटिन बोर्ड पर। थर्ड नंबर पे इंक्रीज इंटरेस्ट, बुलेटिन बोर्ड इंक्रीज इंटरेस्ट बढ़ाती है। कैसे? अट्रैक्ट करती है डिस्प्ले, जो भी बुलेटिन बोर्ड की अट्रैक्टिव डिस्प्ले है वो इंक्रीज एंगेज करती है स्टूडेंट्स को एंड मोटिवेट करती है लर्निंग को। फोर्थ नंबर पे एनकरेज क्रिएटिविटी, यानी कि क्रिएटिविटी बढ़ाती है एक तरह से बुलेटिन बोर्ड। स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट बाय कंट्रीब्यूटिंग मटेरियल्स, यानी कि जो भी मटेरियल्स है उसको कंट्रीब्यूट करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद है प्रिंसिपल इन यूज ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, कौन कौन से प्रिंसिपल है जो बुलेटिन बोर्ड के अंदर यूज करते हैं। फर्स्ट नंबर पे है क्लियरिटी, इन्फॉर्मेशन शुड बी क्लियर एंड ईजी टू यूज, यानी कि जो भी बुलेटिन बोर्ड पे इन्फॉर्मेशन होती है उसके अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर होनी चाहिए और आसान भाषा में लिखी होनी चाहिए जिससे आसानी हो पढ़ने में। अवॉइड क्लटर एंड टू मच टेक्स्ट, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सटीक और क्लियर इन्फॉर्मेशन लिखी होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे अट्रैक्टिवनेस, यानी कि जो बुलेटिन बोर्ड है उसकी डिस्प्ले जो है वहाँ पे यूज ब्राइट कलर्स का यूज़ करना चाहिए, नीट अरेंजमेंट होनी चाहिए एंड विजुअल्स टू ग्रेव अटेंशन, यानी कि अच्छे विजुअल्स होने चाहिए। थर्ड नंबर पे है रिलेवेंस का मतलब डिस्प्ले ओनली यूजफुल एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट और द क्लास, जो भी डिस्प्ले है उस पर यूजफुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स और क्लास से रिलेटेड हो। फोर्थ नंबर पे वेराइटी, इंक्लूड डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स जो है बुलेटिन बोर्ड के अंदर यूज कर सकते हैं आप, जैसे चार्ट, पिक्चर्स, डायग्राम्स, आर्टिकल्स एंड नोटिस। आगे अपन बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मीडिया के, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का एग्जाम के अंदर आता है। द फॉलोइंग 4M आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द मीडिया, जो फॉलोइंग 4M है वो मेजर कंपोनेंट होते हैं मीडिया के। फर्स्ट M जो है वो आपका मेथड, मेथड क्या होता है, इट इज कंसर्न विद द डिवाइस सच एज प्रोग्राम लर्निंग, टीम टीचिंग, माइक्रो टीचिंग एंड पर्सनल सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस। ये क्या है, मेथड के अंदर क्या है, ऐसे डिवाइस का यूज़ करते हैं जो टीचिंग लर्निंग, माइक्रो टीचिंग और जो भी टीचिंग लर्निंग के पर्सनलाइज सिस्टम होते हैं, जो भी सिचुएशन होते हैं उनको सोल्व करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे मटेरियल्स, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स सच एज प्रोग्राम, टेक्स्ट बुक्स, इसके अंदर यूज अपन करते हैं। द मटेरियल ऑफ दिस टाइप में भी हैंड रिटन और प्रिंटेड, जो भी मटेरियल होते हैं जो टेक्स्ट बुक के अंदर पहले से लिखे होते हैं वो या तो प्रिंटेड होते हैं या हैंड रिटन होते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर पे मीडिया, द मीडिया यूज हियर आर ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल, जो भी मीडिया अपन यूज़ करते हैं वो ऑडियो होता है या तो या विजुअल होता है या ऑडियो विजुअल होता है। ठीक है, फ्यू एग्जाम्पल आर रेडियो, टेप एंड रिकॉर्डर्स, चार्ट, फिल्म्स और एजुकेशनल टेलीविजन। फोर्थ नंबर पे मैन पावर, मैन पावर क्या होती है, मैन पावर कंट्रोल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन एवरी वे, जो मैन पावर होती है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करती है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी विदाउट ए मैन, यानी कि बिना इंसान के एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, जीरो। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं असेसमेंट की। असेसमेंट क्या होता है भाई, डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड इंटरप्रेटिंग एविडेंस ऑन चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एज दे प्रोग्रेस थ्रू स्कूल, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी एविडेंस है वो कलेक्ट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स के अंदर जो भी स्कूल के थ्रू जो भी प्रोग्रेस हुई है उसको, जो भी उनके अंदर चेंजेस हुए हैं उसको देखने के लिए अपन असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर स्टूडेंट्स के बिहेवियर के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं उसको देखा जाता है, उनके अंदर
जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको असेसमेंट के अंदर कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। असेसमेंट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फाउंडिंग आउट वेदर व्हाट वाज एक्सपेक्टेड डिजायर्ड और एंड इट हैज़ बीन अचीव्ड। असेसमेंट एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी उसके अंदर फाइंड आउट करते हैं जो भी एक्सपर्ट है, यानी कि असेसमेंट के अंदर जो भी देखा जाता है कि क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्या डिजायर हुआ है और क्या एम था जो अचीव हुआ है, यानी कि स्टूडेंट्स के बिहेवियर के अंदर इसके अंदर देखा जाता है कि स्टूडेंट्स का बिहेवियर कितना चेंज होना चाहिए था, जो एक्सपेक्टेड था वो हुआ या नहीं, कितना डिजायर्ड था यानी कि जो आपको प्राप्त हुआ, और कितना एम था यानी गोल क्या था, कितना चेंज आना चाहिए था जो अचीव हुआ है, ये सारे असेसमेंट के अंदर देखा जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा असेसमेंट। दोबारा मैं बता देता हूँ, असेसमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर स्टूडेंट्स के बिहेवियर, जो भी स्टूडेंट्स के बिहेवियर के अंदर चेंज आए हैं, जो भी स्कूल के थ्रू बिहेवियर के अंदर चेंज आए उसको देखा जाता है। इसके अंदर जो भी एविडेंस है, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको इकट्ठा किया जाता है असेसमेंट के अंदर। द मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ नॉलेज एंड एटीट्यूड्स, कौन कौन से ऐसे मेथड है जो नॉलेज एंड एटीट्यूड को मेजर करते हैं वो अपन देखेंगे। फर्स्ट नंबर पे नॉलेज का असेसमेंट अपन कैसे करते हैं। फर्स्ट नंबर पे मल्टीपल चॉइस, सेकंड नंबर पे मैचिंग टाइप और थर्ड नंबर पे शॉर्ट नोट। इन तीनों के थ्रू अपन नॉलेज का असेसमेंट करते हैं। सेकंड नंबर पे असेसमेंट ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड का असेसमेंट कैसे करते हैं अपन। फर्स्ट नंबर पे एटीट्यूड स्किल्स यानी कि लाइकर्ट स्केल, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 नंबर का कि नॉलेज का असेसमेंट कैसे करते हैं। तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो उसके अंदर आपको ये 3 देगा और एक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको 3 याद होने चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि एटीट्यूड का असेसमेंट कैसे किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए लाइकर्ट स्केल के थ्रू, ठीक है। अब बात करते हैं इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन क्या होता है, डेफिनेशन की अपन बात कर लेते हैं। इवोल्यूशन इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज। इवोल्यूशन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, उनको इंटरप्रेट किया जाता है, जो भी टीचिंग और लर्निंग एक्टिविटीज़ है उनकी इफेक्टिवनेस को देखने के लिए। इट हेल्प इन जजिंग द वैल्यू, क्वालिटी एंड आउटकम ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स, मेथड्स एंड टूल इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। जो भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी टूल यूज किए गए हैं उनकी वैल्यू, क्वालिटी और आउटकम को देखने के लिए इवोल्यूशन प्रोसेस का यूज किया जाता है, ठीक है। पर्पज ऑफ इवोल्यूशन की अपन बात कर लेते हैं कि उद्देश्य क्या है इवोल्यूशन का, क्यों अपन इवोल्यूशन का यूज करते हैं। टू मेजर द अचीवमेंट ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उनको अचीवमेंट को मेजर करने के लिए अपन इवोल्यूशन का यूज करते हैं। सेकंड नंबर पे टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मेथड एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, टीचिंग मेथड्स और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स के इफेक्टिवनेस को डिटरमाइन करने के लिए अपन इवोल्यूशन का यूज करते हैं। थर्ड नंबर पे टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर, टीचर की और स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, इवोल्यूशन का। फोर्थ नंबर पे टू प्रोवाइड फीडबैक फॉर इंप्रूवमेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर इंप्रूवमेंट के लिए अपन किसका यूज करते हैं, इवोल्यूशन प्रोसेस का। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर OSCE नाम से, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए ओनली। OSCE इज ए सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग स्टूडेंट क्लिनिकल स्किल्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड थ्रू ए सीरीज ऑफ स्टेशन वेयर ईच स्टेशन टेस्ट ए स्पेसिफिक स्किल और टास्क। OSCE यानी कि ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक सिस्टमेटिक और ऑब्जेक्टिव मेथड होता है जिसके अंदर स्टूडेंट्स की जो भी क्लिनिकल स्किल्स है, नॉलेज है, जो भी एटीट्यूड है उसको इवेल्युएट किया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे स्टेशन होते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स को क्या है, एक टास्क दिया जाता है, वहाँ पे उनको नंबर दिए जाते हैं, स्पेसिफिक स्किल्स को उनको दी जाती है, वो सीखने को मिलती है वहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर साल एग्जाम के अंदर आता है आपके, वो है गाइडेंस। गाइडेंस यानी कि मार्गदर्शन। क्या होता है मार्गदर्शन, डेफिनेशन की सबसे अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले गाइडेंस इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। गाइडेंस क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है पूरे जीवन भर, यानी कि जब से जो पर्सन है या जो भी व्यक्ति है जो जन्म लेता है और जब तक मरता है तब तक गाइडेंस जो है ये चलती रहती है, ठीक है। गाइडेंस क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है ऑफ हेल्पिंग द इंडिविजुअल डेवलपमेंट इन द मैक्सिमम ऑफ देयर कैपेसिटी इन द डायरेक्शन मोस्ट बेनिफिशियल टू द हिमसेल्फ एंड द सोसाइटी। गाइडेंस एक निरंतर चलने वाली प्रोसेस है जो क्या करती है, जो भी इंडिविजुअल है उसकी कैपेसिटी को, मैक्सिमम कैपेसिटी को डेवलपमेंट में और एक डायरेक्शन प्रदान करती है जो मोस्टली बेनिफिशियल होती है किसके लिए, खुद के लिए और सोसाइटी के लिए। तो समझ में आ गई होगी आपको डेफिनेशन गाइडेंस की। गाइडेंस क्या है, गाइडेंस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो इंडिविजुअल की हेल्प करती है किसके अंदर, उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी के अंदर, और उनको डायरेक्शन प्रदान करती है जो मोस्टली बेनिफिशियल यानी कि सर्वाधिक लाभदायक होती है खुद के लिए और सोसाइटी के लिए, ठीक है। इट इज़ हेल्प गिवन बाय द वन पर्सन टू अनोदर इन मेकिंग चॉइस एंड एडजस्टमेंट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। गाइडेंस क्या है कि हेल्प होती है जो एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को दी जाती है चॉइस बनाने के लिए एंड एडजस्टमेंट के लिए, जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं काउंसलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग क्या होती है, डेफिनेशन की अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले काउंसलिंग क्या होती है भाई, काउंसलिंग इज ए फेस टू फेस हेल्पिंग रिलेशनशिप बिटवीन
टू पीपल, counselor and the client, where the client is helped to understand and to resolve their mental or emotional problems. काउंसलिंग क्या है, एक फेस टू फेस प्रोसेस होती है। इसके अंदर क्या है, जो भी रिलेशनशिप डेवलप किया जाता है टू पीपल्स के अंदर, एक काउंसलर होता है, एक क्लाइंट होता है, जहाँ पे क्लाइंट की हेल्प की जाती है टू अंडरस्टैंड एंड रिजॉल्व देयर मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम। जो भी मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम है क्लाइंट की, उनको समझा जाता है, उनको सोल्व किया जाता है काउंसलिंग के अंदर। काउंसलिंग का मतलब होता है परामर्श। यहाँ पे क्या होता है, एक तो काउंसलर होता है और एक क्लाइंट होता है। काउंसलर जो है, जो भी क्लाइंट है, उसकी सिचुएशन, जो भी मेंटल प्रॉब्लम्स है, उनको सुनता है और उनको सोल्व करने का काम करता है। ठीक है, उसको अपन बोलेंगे काउंसलिंग। फेस टू फेस जो है प्रोसेस होती है काउंसलिंग। ठीक है, अब बात करते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस। इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं गाइडेंस, कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करती है गाइडेंस, मार्गदर्शन। फर्स्ट नंबर पे है इंडिविजुअल डिफरेंस। एवरी पर्सन इज़ यूनिक एंड नीड डिफरेंट हेल्प, यानी कि जो प्रत्येक व्यक्ति है वो यूनिक होता है और उसको अलग अलग हेल्प की आवश्यकताएं होती है। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस पे बेसिस होता है गाइडेंस। सेकंड नंबर पे होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि गाइडेंस हेल्प इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। गाइडेंस जो है जितने भी जीवन के क्षेत्र होते हैं वहाँ पे हेल्प करता है, जैसे पर्सनल, सोशल, एजुकेशनल और करियर के क्षेत्र में जो है हेल्प करता है गाइडेंस। थर्ड नंबर पे रेस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल। एवरीवन शुड बी ट्रीटेड विद रेस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। गाइडेंस के अंदर क्या है, जितने भी लोग होते हैं जिनको गाइडेंस देते हैं उनको रेस्पेक्ट दी जाती है, उनके जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसको समझा जाता है एक तरह से। फोर्थ नंबर पे वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन। गाइडेंस वर्क बेस्ट व्हेन द पर्सन वांट हेल्प। गाइडेंस सब ज़्यादा कब काम करती है, जब पर्सन जो है वो हेल्प चाहता है। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे कॉन्फिडेंशियलिटी। वाट एवर इज शेयर्ड शुड बी कीप प्राइवेट। जो भी क्लाइंट ने आपको शेयर किया है गाइडेंस के अंदर, वो आपको पर्सनली रखना है, प्राइवेट रखना है, उसको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल रखना है। इसके बाद है कंटिन्यूस प्रोसेस। जो गाइडेंस है गोज ऑन थ्रू आउट लाइफ, नॉट जस्ट वंस। गाइडेंस जो है वो चलती रहती है जीवन भर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज गाइडेंस दी तो खत्म हो गई। ठीक है, गाइडेंस लगातार चलती रहती है, कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। सेवंथ नंबर पे गोल ओरिएंटेड। जो गाइडेंस है वो गोल ओरिएंटेड होती है। गाइडेंस हेल्प पीपल रिच देयर गोल्स। गाइडेंस जो है लोगों की हेल्प करती है, जो भी उनके गोल है वहाँ तक उनको पहुँचने के लिए। ठीक है, 8 नंबर पे बेस्ड ऑन फैक्ट्स। जो गाइडेंस है वो फैक्ट पर बेस्ड होती है, जैसे डिसीजन शुड बी मेड यूजिंग करेक्ट एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन। जो डिसीजन है वो करेक्ट और क्लियर इन्फॉर्मेशन पर बेसिस होती है। 9th नंबर पे प्रिवेंटिव एंड डेवलपमेंटल। जो गाइडेंस है इट हेल्प टू अवॉइड प्रॉब्लम्स एंड सपोर्ट ग्रोथ। प्रॉब्लम्स को हटाती है और ग्रोथ को बढ़ाती है। ठीक है, 10th नंबर पे कोऑपरेशन। टीचर, पेरेंट्स एंड काउंसलर शुड वर्क टुगेदर टू हेल्प द पर्सन। गाइडेंस के अंदर जो भी टीचर्स है, पेरेंट्स हैं एंड काउंसलर क्या करते हैं, वर्क करते हैं एक साथ में और पर्सन की हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग, यानी कि परामर्श के क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं। फर्स्ट नंबर पे एक्सेप्टेंस। द काउंसलर एक्सेप्ट द पर्सन एज दे आर विदाउट जजमेंट। जो काउंसलर है वो पर्सन को एक्सेप्ट करता है जैसे वो है, उसके अंदर कोई भी जजमेंट नहीं करता है उसको, यानी कि ये राइट है या रॉन्ग है। सेकंड नंबर पे कॉन्फिडेंशियलिटी। वाट एवर इज सेड इन काउंसलिंग इज केप्ट प्राइवेट। जो भी काउंसलिंग के अंदर क्लाइंट ने शेयर किया उसको कॉन्फिडेंशियल रखता है, एक तरह से प्राइवेट रखता है, किसी को भी साथ भी शेयर नहीं करता है। थर्ड नंबर पे है एम्पैथी। द काउंसलर ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सनल फीलिंग्स एंड सिचुएशन। जो भी काउंसलर है, जो काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वो क्या करता है, पर्सन की फीलिंग्स और सिचुएशन को समझता है, उसको एम्पैथी देता है। ठीक है, एक होती है सिंपैथी और एक होती है एम्पैथी। सिंपैथी का मतलब होता है आप उसको सहानुभूति दे रहे हो एक तरह से, उसके बिना उसकी फीलिंग्स को समझे हुए। ठीक है, एम्पैथी का मतलब होता है आप खुद उस पर्सन की जगह पर रखकर उसकी फीलिंग्स और सिचुएशन को समझ रहे हो। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं रेस्पेक्ट। एवरी इंडिविजुअल ट्रीटेड विद रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। काउंसलिंग के अंदर जो भी इंडिविजुअल है उसको रेस्पेक्ट और डिग्निटी आपको प्रोवाइड करनी होती है। इसके बाद जेन्युइनेस होती है। काउंसलर शुड बी होनेस्ट, रियल और सिंसियर। जो काउंसलर है वो होनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, रियल होना चाहिए और सिंसियर होना चाहिए। इसके बाद नॉन जजमेंटल एटीट्यूड होना चाहिए काउंसलर के अंदर। काउंसलर डज नॉट क्रिटिसाइज। काउंसलर जो है वो क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए और ब्लेम नहीं करना चाहिए पर्सन को। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन काउंसलिंग प्रोसेस की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या होती है, अभी अपन ने बात की थी काउंसलिंग की। काउंसलिंग कौन देता है, काउंसलर देता है। ठीक है, काउंसलिंग प्रोसेस इज स्टेप बाय स्टेप हेल्पिंग प्रोसेस बिटवीन द काउंसलर एंड द क्लाइंट। ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है जो हेल्प करती है, हेल्पिंग प्रोसेस होती है जो काउंसलर और क्लाइंट के बीच में दी जाती है। ठीक है, यानी काउंसलर जो है क्लाइंट को काउंसलिंग प्रोवाइड करता है। इट एम टू हेल्प द पर्सन अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, मेक बेटर डिसीजंस एंड ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन द लाइफ। जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसका उद्देश्य क्या होता है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम को समझे, उनको बेटर डिसीजंस दे और उनको पॉजिटिव चेंज लेके आए उनकी लाइफ के अंदर। ये काउंसलिंग प्रोसेस का उद्देश्य होता है। ये आपका काउंसलिंग प्रोसेस जो आपको एग्जाम में ऐसे कैसे आपको बना के आनी है। सबसे पहले आपको याद रखना है एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप, सेकंड नंबर पे असेसमेंट, थर्ड नंबर पे सेटिंग गोल्स, फोर्थ नंबर पे इंटरवेंशन एंड फिफ्थ नंबर पे है टर्मिनेशन एंड फॉलो ऑफ। ठीक है, एक एक की अपन बात कर लेते हैं। स्टेप्स क्या है काउंसलिंग प्रोसेस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
फर्स्ट नंबर पे एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप, नाम से पता लग रहा है एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप का मतलब इसके अंदर रिलेशनशिप बनाया जाता है काउंसलर और क्लाइंट के बीच में। दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ये फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। द काउंसलर बिल्ड ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड कंफर्ट विद द क्लाइंट, इसके अंदर काउंसलर जो है ट्रस्ट बिल्डअप करता है, अंडरस्टैंडिंग एंड कंफर्ट डेवलप करता है किसके बीच में, क्लाइंट के बीच में। इट हेल्प द क्लाइंट फील सेफ एंड फ्री टू शेयर देयर फीलिंग्स, ये क्या है, क्लाइंट की हेल्प करता है उनको सेफ फील करवाने के लिए और उनको फ्री करता है एक तरह से, जो भी उनकी फीलिंग्स होती है उनको अच्छे से वो एक्सप्लेन कर पाए, अच्छे से शेयर कर पाए काउंसलर के साथ, ठीक है। द काउंसलर लिसन केयरफुली, शो रेस्पेक्ट एंड गिव्स इमोशनल सपोर्ट, जो काउंसलर है वो जो भी क्लाइंट है उसको अच्छे से सुनता है, जो भी उसकी फीलिंग्स है उनको रेस्पेक्ट देता है और गिव इमोशनल सपोर्ट, इमोशनली उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन आपको एक बार में याद हो जाएगी, ठीक है। सेकंड नंबर पे असेसमेंट, असेसमेंट स्टेप के अंदर क्या होता है, काउंसलर ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट प्रॉब्लम एंड सिचुएशन, जो काउंसलर होता है वो जो भी क्लाइंट की प्रॉब्लम्स है, जो भी सिचुएशन है उनको समझता है और उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, ठीक है। दे आस्क क्वेश्चंस, ऑब्जर्व एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, काउंसलर जो है क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जर्व करता है एंड कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन को। दिस हेल्प टू नो व्हाट द क्लाइंट नीड एंड व्हाट द मेन इश्यूज आर। असेसमेंट क्या क्या बताता है, ये हेल्प करता है कि क्लाइंट की नीड क्या है, क्या हो सकता है, उसको क्या चाहिए और क्या क्या जो है क्लाइंट के इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम्स है, ये असेसमेंट के अंदर पता लगता है काउंसलर को। थर्ड नंबर पे सेटिंग गोल्स, द काउंसलर एंड द क्लाइंट डिसाइड टुगेदर व्हाट दे वांट टू अचीव थ्रू काउंसलिंग, काउंसलर और क्लाइंट जो है सेटिंग गोल्स के अंदर क्या डिसाइड करते हैं कि वो क्या चाहते हैं जो उनको काउंसलिंग के थ्रू प्रोवाइड होता है। गोल शुड बी क्लियर, रियलिस्टिक एंड पॉसिबल टू अचीव, गोल जो है वो क्लियर होने चाहिए, रियल होने चाहिए और पॉसिबल होना चाहिए जो आपको अचीव हो पाए, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे इंप्रूविंग कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आपको इंप्रूव करना है, रेड्यूसिंग स्ट्रेस और इंप्रूविंग रिलेशनशिप, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर पे इंटरवेंशन स्टेप, इसके अंदर क्या होता है, द काउंसलर यूज डिफरेंट टेक्निक टू हेल्प द क्लाइंट सोल्व प्रॉब्लम्स, इसके अंदर काउंसलर बहुत सारी टेक्निक्स को यूज करता है क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। दिस कैन इंक्लूड गिविंग एडवाइस, टीचिंग न्यू स्किल्स और हेल्पिंग द क्लाइंट थिंक इन ए पॉजिटिव वे, ये क्या है, एक एडवाइस देता है इंटरवेंशन के अंदर, काउंसलर के द्वारा नई स्किल सिखाई जाती है और क्लाइंट की हेल्प की जाती है पॉजिटिव वे के अंदर सोचने के लिए, ठीक है। द क्लाइंट टेक एक्शन टू मेक चेंजेस इन देयर लाइफ, क्लाइंट जो है इसके अंदर एक्शन लेता है उनकी लाइफ के अंदर चेंजेस लाने के लिए, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे टर्मिनेशन एंड फॉलो अप, लास्ट स्टेप होती है, व्हेन द गोल्स आर अचीव्ड द काउंसलिंग प्रोसेस कम टू एन एंड, इट्स कॉल्ड टर्मिनेशन, जब गोल्स जो आपके जो भी आपने गोल जो भी आपने प्लानिंग की थी, जो भी गोल आपको चाहिए थी वो अचीव हो गए तो काउंसलिंग प्रोसेस खत्म हो जाती है, इसको अपन बोलेंगे टर्मिनेशन। द काउंसलर चेक द प्रोग्रेस मेड बाय द क्लाइंट, जो काउंसलर है वो प्रोग्रेस को चेक करता है, जो भी क्लाइंट ने प्रोग्रेस करी है उसको। फॉलो अप सेशंस में बी डन लेटर टू मेक श्योर द क्लाइंट कंटिन्यूस डूइंग वेल, फॉलो अप सेशन जो है वो कंटिन्यू रहते हैं, लेटर टू मेक श्योर, इसके अंदर सुनिश्चित किया जाता है जो क्लाइंट ने सीखा है, जो भी गोल उसने अचीव किए हैं उसके अंदर उसको अच्छे से देखा जाता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं स्टेप्स ऑफ टेक्निक ऑफ काउंसलिंग, कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स है, कौन कौन सी स्टेप्स है टेक्निक्स की जो काउंसलिंग के अंदर अपन यूज़ करते हैं। फर्स्ट नंबर पे है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेप ऑफ टेक्निक ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट स्टेप होती है काउंसलिंग की टेक्निक के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट व्हाट द रियल प्रॉब्लम इज, इसके अंदर क्या फाइंड आउट किया जाता है कि रियल प्रॉब्लम क्या है, वास्तविक समस्या क्या है। द काउंसलर हेल्प द पर्सन रिकॉग्नाइज एंड डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली, काउंसलर जो है पर्सन की हेल्प करता है कि प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को डिफाइन करने के अंदर, ठीक है। सेकंड नंबर पे डिस्कशन टेक्निक, इसके अंदर क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल और काउंसलर एंड क्लाइंट डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम को टुगेदर, यानी साथ में जो भी पीपल्स है, जो भी काउंसलर है, जो भी क्लाइंट है, वो क्या करते हैं, साथ में बैठ के प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। दे शेयर आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंस टू फाइंड आउट द बेस्ट सॉल्यूशन, इसके अंदर वो आइडियाज़ और एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं जिससे जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाए, ठीक है। इट नीड गुड कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग एमंग मेंबर्स, जो भी मेंबर्स है उनके अंदर अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जिससे प्रॉब्लम जो है आपकी जल्दी सॉल्व हो पाए, ठीक है। थर्ड नंबर पे रोल प्लेइंग, द क्लाइंट एक्ट आउट रियल लाइफ सिचुएशन टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स एंड बिहेवियर, इसके अंदर क्या है, क्लाइंट जो है रियल लाइफ सिचुएशन की तरह एक्ट करता है जिससे जो भी फीलिंग्स है, जो भी बिहेवियर है वो अच्छे से समझ में आए। इट हेल्प टू डेवलप न्यू स्किल्स, कॉन्फिडेंस एंड इंसाइट, ये क्या है, डेवलप करता है न्यू स्किल्स को, कॉन्फिडेंस को और इंसाइट को डेवलप करने में हेल्प करता है रोल प्लेइंग। एग्जाम्पल के रूप में एक्टिंग हाउ टू हैंडल हैंगर और हाउ टू टॉक इन इंटरव्यू, एग्जाम्पल रूप में जैसे कि हैंडल कैसे आप एंगर को, गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो, उसकी एक्टिंग की जाती है रोल प्लेइंग के अंदर। और हाउ टू टॉक इन इंटरव्यू, कैसे आपको बातचीत करनी है इंटरव्यू के अंदर, वो सारा रोल प्ले के अंदर सीखा जाता है, ठीक है। इसके बाद है लेक्चर, द काउंसलर और एन एक्सपर्ट गिव इन्फॉर्मेशन और ए टॉक अबाउट ए टॉपिक, इसके अंदर जो भी काउंसलर है, जो भी एक्सपर्ट है, वो इन्फॉर्मेशन देता है और जो भी टॉपिक है उसके ऊपर बातचीत करते हैं। इट हेल्प क्लाइंट अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स एंड लर्न न्यू वेज टू डील विद देम, इसके अंदर जो भी क्लाइंट है वो अंडरस्टैंड, इट हेल्प, ये क्या करता है, क्लाइंट की हेल्प करता है उनकी प्रॉब्लम्स को
समझने के अंदर, और उनको एक नए तरीके प्रोवाइड करता है जो प्रॉब्लम से डील कर पाए एक अच्छे तरीके से, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में ए लेक्चर ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट, एक लेक्चर दिया जाता है स्ट्रेस मैनेजमेंट पर और टाइम मैनेजमेंट पर, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन केस कॉन्फ्रेंस। केस कॉन्फ्रेंस क्या होती है? इन दिस मेथड ए ग्रुप डिस्कशन रियल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पर्सन और मेनी प्रॉब्लम। इसके अंदर जो है ग्रुप डिस्कस किया जाता है जो भी रियल प्रॉब्लम्स है जो पर्सन के द्वारा और मेनी पीपल्स के द्वारा फेस किए गए हैं, उसको केस कॉन्फ्रेंस के अंदर सोल्व किया जाता है, ठीक है। एवरीवन शेयर देयर आइडिया टू फाइंड आउट द बेस्ट वे टू हेल्प। इसके अंदर जो भी जितने भी लोग होते हैं वो शेयर करते हैं आइडियाज़ का, जिससे जो भी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो पाए। इट इम्प्रूव टीम वर्क, सोशल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। केस कॉन्फ्रेंस क्या करती है? टीम वर्क को इंप्रूव करती है, सोशल थिंकिंग को बढ़ावा देती है, एक तरह से इंप्रूव करती है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी इंप्रूव करने का काम करती है। इसके बाद 6 नंबर पे है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये क्या है? दिस टेक्निक इज यूज टू चेंज ए पर्सन बिहेवियर, यानी पर्सन के बिहेवियर को चेंज करने के लिए अपन ऑपरेंट टेक्निक जो कंडीशनिंग टेक्निक है उसका यूज़ करते हैं। व्हेन गुड बिहेवियर इज रिवार्डेड इट इंक्रीज एंड बैड बिहेवियर सोली डिसअपियर। जब गुड बिहेवियर रिवार्ड होता है तो इसको बढ़ाया जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग टेक्निक को, और जो बैड बिहेवियर सोली डिसअपियर हो जाता है, जो भी बुरा व्यवहार है वो इससे स्लोली डिसअपियर गायब होने लगता है धीरे धीरे। एग्जाम्पल के रूप में प्रेजिंग और रिवार्डिंग समवन फॉर बीइंग पंक्चुअल, यानी कोई भी पर्सन है वो पंक्चुअल होता है तो उसको रिवार्ड दिया जाता है, उसको सम्मानित किया जाता है एक तरह से। इसके बाद है 7th नंबर पे एवर्सिव कंडीशनिंग। ये एक ऐसी टेक्निक होती है, इट हेल्प टू स्टॉप अनवांटेड बिहेवियर बाय लिंकिंग विद समथिंग अनप्लीजेंट। जो भी बुरा है, समथिंग अनप्लीजेंट यानी कोई भी बुरी चीज़ है उसको रोका जाता है अन एवर्सिव कंडीशनिंग टेक्निक के द्वारा, ठीक है। एग्जाम्पल रूप में गिविंग ए बिटर टेस्ट मेडिसिन टू स्टॉप ड्रिंकिंग एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल को स्टॉप करने के लिए आपको कोई भी बिटर टेस्ट यानी कि कड़वे टेस्ट की मेडिसिन आप देते हैं, तो उससे जो भी बुरा व्यवहार होता है यानी कि जो भी ड्रिंकिंग एल्कोहल है वो आपको छोड़ देते हैं, ठीक है। उसको अपन बोलेंगे एवर्सिव कंडीशनिंग टेक्निक। द डिस्कम्फर्ट मेक द पर्सन अवॉइड दैट बैड हैबिट। जो भी डिस्कम्फर्ट यहाँ पे पर्सन को देखने को मिल रहा है वो क्या करेगा? बैड हैबिट को क्या करेगा? अवॉइड करेगा। जैसे यहाँ पे बिटर टेस्ट मेडिसिन देने से पर्सन जो है एल्कोहल को स्टॉप कर रहा है, ठीक है। आगे अपन बात करेंगे 8 नंबर पर रेसिप्रोकल इनिबिशन। ये क्या होता है? इट इज़ यूज टू हेल्प पीपल रिड्यूस फियर और एंजाइटी। जो भी पीपल है उसकी फियर, डर और एंजाइटी को रिमूव करने के लिए, ठीक है, उसको हेल्प करने के लिए अपन रेसिप्रोकल इनिबिशन जो टेक्निक है उसका यूज़ करते हैं। द पर्सन यूज टू टोट द रिलैक्स एंड स्लोली फेस द थिंग दे आर अफ्रेड ऑफ। इसके अंदर पर्सन को रिलैक्स होने के लिए बोला जाता है और स्लोली फेस किया जाता है जो भी डर है उसको। एग्जाम्पल रूप में ए पर्सन अफ्रेड ऑफ डॉग इज शोन ए पिक्चर फर्स्ट। जो भी पर्सन जो भी डॉग से डरता है तो उसको सबसे पहले पिक्चर उनको बताई जाती है। देन स्लोली बोट नियर ए काम डॉग। देन उसके बाद जो है पर्सन को लेके जाया जाता है एक काम डॉग के पास, यानी कि शांत जो है डॉगी के पास में, ठीक। इसके बाद अपन बात करते हैं जो मैंने आपको 8 मेथड बताया उनका सिंपल मीनिंग आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट नंबर पे जो टेक्निक बताई थी मैंने आपको बताई थी प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके अंदर सिंपल मीनिंग में आपको पता होना चाहिए फाइंड एंड फिक्स प्रॉब्लम्स स्टेप बाय स्टेप। जो भी प्रॉब्लम्स है उसको अपन इसके अंदर फाइंड करते हैं, फिक्स करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सेकंड नंबर पे डिस्कशन। इसके अंदर टॉक एंड शेयर आइडिया टू सोल्व इशू। जो भी इशूज है उसको शेयर किया जाता है, ठीक है, सोल्व करने की कोशिश की जाती है डिस्कशन के थ्रू। रोल प्लेइंग के अंदर क्या होता है? एक्ट आउट रियल लाइफ सिचुएशन। जो भी रियल लाइफ सिचुएशन है उनको यहाँ पे किया जाता है, रोल निभाया जाता है। इसके बाद है लेक्चर्स। इसके अंदर क्या होता है? लर्न थ्रू एक्सपर्ट टॉक। जो भी एक्सपर्ट है उनके साथ बातचीत की जाती है लेक्चर्स के अंदर। केस कॉन्फ्रेंस। केस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या होता है? डिस्कस रियल केसेज इन ए ग्रुप। जो भी रियल केस है वो ग्रुप के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर क्या होता है? रिवार्ड गुड बिहेवियर। जो भी गुड बिहेवियर अच्छा व्यवहार उसको रिवार्ड दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है। एवर्सिव कंडीशनिंग के अंदर क्या होता है? स्टॉप बैड हैबिट थ्रू डिस्कम्फर्ट। जो भी बैड हैबिट्स है उसको दूर किया जाता है, ठीक है। रेसिप्रोकल इनिबिशन के अंदर क्या होता है? रिड्यूस फियर एंड एंजाइटी थ्रू रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन के थ्रू जो भी डर है, एंजाइटी है, उसको दूर किया जाता है रेसिप्रोकल इनिबिशन के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए सिंपल के मीनिंग के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं अपन स्कोप ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग के क्या क्या स्कोप होते हैं, क्या क्या क्षेत्र होते हैं, ठीक है। काउंसलिंग हेल्प पीपल इन ए डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ। जो काउंसलिंग है वो पीपल की हेल्प करती है डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ के अंदर, जैसे पर्सनल, फैमिली, स्कूल, वर्क एंड रिलेशनशिप के अंदर काउंसलिंग जो है वो हेल्प करती है। इट गाइड देम टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, कंट्रोल इमोशन एंड मेक बेटर डिसीजन। जो काउंसलिंग है वो पर्सन्स की हेल्प करती है, कैसे? उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने में, उनके इमोशंस को कंट्रोल करने में और बेटर डिसीजंस को लेने में, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आपका जो स्कोप है काउंसलिंग का वो है फर्स्ट नंबर पे इंडिविजुअल काउंसलिंग। इंडिविजुअल काउंसलिंग के अंदर क्या होता है? हेल्प वन पर्सन डील विद पर्सनल प्रॉब्लम। इसके अंदर एक पर्सन की हेल्प की जाती है जो पर्सनल प्रॉब्लम से डील करता है। जैसे कौन कौन सी पर्सनल प्रॉब्लम होती है? जैसे एंजाइटी एंड स्ट्रेस, एंगर मैनेजमेंट, डिप्रेशन, ग्रिफ,
टीन एंड पेरेंट प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप इशूज, सेक्सुअल प्रॉब्लम और आइडेंटिफाई इशूज, एडिक्शन और सब्सटेंस यूज, वर्क प्लेस स्ट्रेस, स्पिरिचुअल और इमोशनल इशूज। इन सारे इशूज से निपटने के लिए आपको इंडिविजुअल काउंसलिंग जो दी जाती है, ठीक है। सेकंड नंबर पे है मैरिटल एंड प्री मैरिटल काउंसलिंग। इसके अंदर क्या है, हेल्प कपल बिफोर और आफ्टर मैरिज। इसके अंदर जो भी कपल्स है उनकी बिफोर और आफ्टर मैरिज जो है काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है उनको। इससे क्या होता है, इंप्रूव कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए ये काउंसलिंग जाती है। मैरिटल एंड प्री मैरिटल काउंसलिंग सोल्व रिलेशनशिप एंड फैमिली प्रॉब्लम, जो भी रिलेशनशिप एंड फैमिली प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व किया जाता है इसके अंदर। मैनेज फर्टिलिटी और फैमिली प्लानिंग इशू, जो भी फर्टिलिटी और फैमिली प्लानिंग इशूज है उनको सोल्व किया जाता है। बिल्ड ए हेल्थी एंड हैप्पी मैरिज, इसके अंदर क्या है कि हेल्थी और हैप्पी मैरिज जो है वो रिलेशनशिप डेवलप किया जाता है। थर्ड नंबर पे है फैमिली काउंसलिंग। इसके अंदर क्या होता है, हेल्प द होल फैमिली वर्क टुगेदर बेटर। इसके अंदर जो भी फैमिली है उसकी हेल्प की जाती है, ठीक है। इट डील विद ए चाइल्ड एंड एडोलसेंट बिहेवियर प्रॉब्लम्स। इसके अंदर क्या है, चाइल्ड और एडोलसेंट बिहेवियर प्रॉब्लम्स को डील किया जाता है, सोल्व किया जाता है। जो भी प्रॉब्लम्स होती है एडल्ट चिल्ड्रन इशूज, जो भी एडल्ट चिल्ड्रन के इशूज होते हैं उनको सोल्व किया जाता है। डाइवोर्स एंड सेपरेशन को एडजस्टमेंट होता है। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट एंड पुअर कम्युनिकेशन, यानी कि फैमिली के अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं पुअर कम्युनिकेशन की वजह से जो भी इशूज होते हैं उनको सोल्व किया जाता है फैमिली काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी स्कोप ऑफ काउंसलिंग के बारे में। अब बात करते हैं अपन डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम के अंदर आता है 5 मार्क्स का, कि जो काउंसलिंग और गाइडेंस के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेसिस के अंदर मीनिंग। गाइडेंस का मीनिंग क्या है, गिविंग एडवाइस और डायरेक्शन टू हेल्प ए पर्सन मेक डिसीजन, यानी कि किसी भी पर्सन की डिसीजंस के अंदर एडवाइस देना और उसको डायरेक्शन देना, उसको अपन बोलेंगे गाइडेंस। काउंसलिंग क्या होती है, हेल्पिंग ए पर्सन अंडरस्टैंड एंड सोल्व देयर पर्सनल प्रॉब्लम, किसी भी पर्सन की हेल्प करना उसकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए और उसको समझने के लिए, ठीक है। नेचर की बात कर लेते हैं, गाइडेंस का नेचर क्या होता है, मोर जनरल एंड इन्फॉर्मेटिव होता है। काउंसलिंग का नेचर जो होता है मोर पर्सनल होता है एंड इमोशनल होता है। फोकस की बात करते हैं, गाइडेंस के अंदर किस पर चीज़ पर फोकस होता है, फोकस ऑन प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन और सजेशन। इसके अंदर जो भी सॉल्यूशन है उसको प्रोवाइड करने पर, जो भी सजेशंस है उसको प्रोवाइड करने पर फोकस होता है गाइडेंस के अंदर। काउंसलिंग के अंदर फोकस होता है यूनी अंडरस्टैंडिंग फीलिंग्स एंड बिहेवियर, यानी कि अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, जो भी फीलिंग्स है जो भी बिहेवियर उनको समझने पर यहाँ पे फोकस होता है काउंसलिंग के अंदर। पर्पज की बात कर लेते हैं, गाइडेंस का उद्देश्य क्या है, टू हेल्प ए पर्सन चूज विद राइट पाथ, यानी कि पर्सन की हेल्प की जाती है एक राइट सही रास्ता चुनने में, जैसे एजुकेशन रिलेटेड एंड करियर रिलेटेड यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। काउंसलिंग के अंदर क्या होता है, क्या पर्पज है इसका, टू हेल्प ए पर्सन कोप विद प्रॉब्लम्स, जो भी इमोशनल मेंटल और सोशल प्रॉब्लम्स होती है उनके साथ कैसे कोप किया जाए, कैसे निपटा जाए, उसके वो काउंसलिंग का पर्पज होता है। हु गिव्स इट, यानी गाइडेंस कौन दे सकता है, यूजुअली गिवन बाय टीचर पेरेंट्स और एडवाइजर, टीचर पेरेंट और एडवाइजर के द्वारा गाइडेंस दी जा सकती है। काउंसलिंग कौन दे सकता है, गिवन बाय ट्रेंड काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट, यानी कि ट्रेंड काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट ही काउंसलिंग दे सकता है। ड्यूरेशन की बात करें, यूजुअली शॉर्ट टर्म, यानी शॉर्ट टर्म होता है, थोड़े समय के लिए दी जाती है गाइडेंस। काउंसलिंग जो है ऑफन लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लंबे समय तक दी जाती है। एग्जाम्पल की बात करें गाइडेंस की, ए टीचर गाइड ए स्टूडेंट टू चूज ए सब्जेक्ट, टीचर जो है स्टूडेंट को गाइड करता है एक सब्जेक्ट को चूज करने में, ठीक है। काउंसलिंग के अंदर क्या होता है, क्या एग्जाम्पल इसका, ए काउंसलर हेल्प ए स्टूडेंट डील विद स्ट्रेस और एंजाइटी, काउंसलर जो है स्टूडेंट्स की हेल्प करता है स्ट्रेस और एंजाइटी से निपटने में, डील करने में, ठीक है। तो ये बात हो गई डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग की। 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है, ठीक है, पढ़ के जाना आपको एग्जाम के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं अपन इस स्कोप ऑफ गाइडेंस के बारे में, क्या क्या स्कोप है गाइडेंस के। फर्स्ट नंबर पे एजुकेशनल गाइडेंस, एजुकेशन क्षेत्र में गाइडेंस क्या इंपॉर्टेंस है, क्या स्कोप है, हेल्प स्टूडेंट्स चूज सब्जेक्ट इंप्रूव स्टडी हैबिट्स एंड एडजस्ट इन स्कूल्स, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको सब्जेक्ट को चूज करने में, स्टडी हैबिट्स को इंप्रूव करने में और स्कूल के अंदर एडजस्टमेंट करने में एजुकेशनल गाइडेंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेकंड नंबर पे वोकेशनल गाइडेंस, हेल्प इन चूजिंग द राइट कैरियर और जॉब एंड द प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, जो भी राइट कैरियर है, जॉब है और फ्यूचर के लिए प्लानिंग करने के अंदर वोकेशनल गाइडेंस जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। थर्ड नंबर पे पर्सनल गाइडेंस, इसके अंदर क्या होता है, जो भी इमोशनल पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है उनको सोल्व किया जाता है, उसके अंदर एडजस्टमेंट किया जाता है। फोर्थ नंबर पे सोशल गाइडेंस, हेल्प टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप एंड बिहेव वेल इन सोसाइटी, इसके अंदर जो भी रिलेशनशिप है गुड रिलेशनशिप को बिल्ड किया जाता है और बिहेव वेल, यानी कि अच्छे से बिहेव किया जाता है सोसाइटी के अंदर, सोशल गाइडेंस के अंदर ये सिखाया जाता है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन इंपॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन नर्सिंग। नर्सिंग के अंदर गाइडेंस और काउंसलिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, क्यों अपन ये पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर पे है हेल्प इन पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर मदद करती है गाइडेंस और काउंसलिंग नर्सिंग के अंदर। कैसे, बिल्ड कॉन्फिडेंस सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड पॉजिटिव एटीट्यूड एंड सेल्फ, गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है वो कॉन्फिडेंस डेवलप करती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है एंड एक
सकारात्मक दृष्टिकोण डेवलप करती है नर्सेज के अंदर। सेकंड नंबर पे इम्प्रूव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन डेवलप करती है। टीचर नर्सेज हाउ टू टॉक काइंडली एंड इफेक्टिवली विद पेशेंट एंड फैमिली। जो गाइडेंस और काउंसलिंग है वो नर्सेज को सिखाती है कि पेशेंट और फैमिली से कैसे आपको बात करनी है, कैसे काइंडली और कैसे इफेक्टिवली आपको उनसे बात करनी है, कैसे उनको एक्सप्लेन करना है जो भी डिजीज़ है, जो भी आपका इंटरवेंशन है, जो भी ट्रीटमेंट है वो। थर्ड नंबर पे रेड्यूस स्ट्रेस, हेल्प नर्सेज मैनेज इमोशनल स्ट्रेस, एंजाइटी एंड वर्कलोड प्रेशर। वर्कलोड प्रेशर, इमोशनल स्ट्रेस एंड एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। फोर्थ नंबर पे प्रमोट बेटर पेशेंट केयर, इसके अंदर थ्रू काउंसलिंग नर्सेज लर्न एम्पैथी एंड प्रोवाइड बेटर इमोशनल सपोर्ट टू पेशेंट। इसके अंदर क्या है, काउंसलिंग के थ्रू जो है नर्स जो है वो एम्पैथी सीखती है एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, जो भी इमोशनल सपोर्ट है पेशेंट को वो प्रोवाइड करती है। फिफ्थ नंबर पे सोल्व पर्सनल एंड प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स, जो पर्सनल और प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स है वो गाइडेंस और काउंसलिंग के थ्रू सोल्व करती है नर्स। कैसे, गाइड नर्स टू हैंडल वर्क प्लेस इशूज और पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, जो भी वर्क प्लेस के इशूज होते हैं, जो भी पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको सोल्व करने में गाइडेंस एंड काउंसलिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके स्कोप ऑफ गाइडेंस। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की, इथिकल डिसीजन मेकिंग। इथिकल यानी कि न्यायपूर्ण, एक तरह से न्यायपूर्ण डिसीजन मेकिंग किसे बोलते हैं अपन, डेफिनेशन की अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर। इथिकल डिसीजन मेकिंग क्या होता है, इथिकल डिसीजन मेकिंग मीन्स चूजिंग द राइट एक्शन बाय थिंकिंग अबाउट व्हाट इज मोरली राइट और रॉन्ग, फेयर और अनफेयर एंड गुड और हार्मफुल टू अदर। इथिकल ऐसी चीज़ सोचकर लिया गया निर्णय कि जिसके अंदर अपन देखते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या न्यायपूर्ण है, क्या अन्यायपूर्ण है, दोनों चीज़ देखी जाती है इसके अंदर, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सारी चीज़ देखकर एक ऐसा निर्णय लिया जाता है जिसको अपन बोलते हैं इथिकल डिसीजन मेकिंग। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ इथिकल डिसीजन मेकिंग, क्या क्या प्रोसेस होती है इथिकल डिसीजन मेकिंग के अंदर। फर्स्ट नंबर पे गैदर द फैक्ट, फैक्ट इकट्ठा करते हैं सबसे पहले। इसके अंदर कलेक्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सिचुएशन, जो भी इन्फॉर्मेशन है सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको अपन इकट्ठा करते हैं। नो व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज अज्यूम, इसके अंदर अपन जानते हैं कि क्या सही है और क्या अनुमान लगाया गया है। ठीक है, डिफाइन द इथिकल इशूज, इसके अंदर जो भी इथिकल इशूज है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको डिफाइन करते हैं। फाइंड आउट व्हाट द रियल इथिकल प्रॉब्लम इज, इसके अंदर फाइंड आउट करते हैं कि रियल इथिकल प्रॉब्लम क्या है। इसके अंदर फोकस किया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट इशूज पर। फर्स्ट, सबसे पहले इसके अंदर फोकस करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इथिकल इशूज क्या है। थर्ड नंबर पे आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर्स के अंदर इसके अंदर आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन कौन से पीपल इन्वॉल्व हैं इथिकल डिसीजन मेकिंग के अंदर, जैसे पेशेंट, नर्स, डॉक्टर्स और फैमिलीज, एंड हाउ दे आर अफेक्टेड, एंड कैसे वे अफेक्टेड है इससे इथिकल डिसीजन मेकिंग से। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आइडेंटिफाई इफेक्ट एंड कॉन्सिक्वेंस, जो भी इफेक्ट है, जो भी कॉन्सिक्वेंस है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। थिंक अबाउट व्हाट विल हैपन इफ यू मेक ए सर्टेन डिसीजन, बोथ गुड एंड बैड रिजल्ट, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। इसके अंदर देखा जाता है कि गुड और बैड रिजल्ट्स के बारे में डिसीजंस कैसे लिया जाता है, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म डिसीजंस कैसे लिया जाता है। फिफ्थ नंबर पे है कंसिडर इंटीग्रिटी एंड करेक्टर, जो भी इंटीग्रिटी है, जो भी करेक्टर है उसको देखा जाता है। इसके अंदर सोचा जाता है थिंक अबाउट व्हाट इज राइट एंड फेयर, क्या सही है और क्या न्यायपूर्ण है ये देखा जाता है। व्हाट वुड अदर्स थिंक ऑफ योर डिसीजन, लोग अदर्स क्या सोचते हैं आपके डिसीजन से। इफ इट इज़ ऑनेस्ट एंड मोरल, क्या ये सत्य है, क्या ये मोरल है, ये इसके अंदर देखा जाता है। सिक्स नंबर पे गेट क्रिएटिव विद एक्शंस, इसके अंदर क्रिएटिव बना जाता है एक्शन से, जैसे लुक फॉर अदर पॉसिबल सॉल्यूशन और ऑप्शंस बिफोर मेकिंग द फाइनल डिसीजन। फाइनल डिसीजन देने से पहले आपको जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस है, ऑप्शंस है, उसकी तरफ देखा जाता है। सेवंथ नंबर पे डिसाइड ऑन द राइट पाथ, राइट इथिकल एक्शन, इसके अंदर डिसाइड किया जाता है राइट इथिकल एक्शन के ऊपर। कैसे, चूज द बेस्ट एंड मोस्ट इथिकल एक्शन आफ्टर कंसिडरिंग ऑल फैक्ट, पीपल एंड रिजल्ट, यानी कि एक अच्छा निर्णय लेने से पहले आपको जो भी फैक्ट्स है, पीपल है और रिजल्ट है उनकी तरफ देखना होता है इसके अंदर। अब बात करते हैं अपन वैल्यूज की। वैल्यूज यानी मूल्य क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन की अपन बात कर लेते हैं। वैल्यूज आर द बिलीफ एंड प्रिंसिपल दैट गाइड आवर बिहेवियर एंड हेल्प अस डिसाइड व्हाट इज राइट और रॉन्ग, गुड और बैड। मूल्य एक ऐसे विश्वास और सिद्धांत होते हैं जो बिहेवियर को, अपने बिहेवियर को गाइड करते हैं और हेल्प करते हैं कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए बुरा है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होते हैं वैल्यूज के, ऑनेस्टी, रेस्पेक्ट, काइंडनेस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ईमानदार, सम्मान, दयालुता और जिम्मेदारी, ये आपके वैल्यूज के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वैल्यूज, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वैल्यूज के, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट नंबर पे वैल्यूज आर पर्सनल बिलीफ दैट गाइड आवर बिहेवियर। वैल्यूज क्या है, एक पर्सनल बिलीफ्स होते हैं जो अपने बिहेवियर को गाइड करते हैं। दे हेल्प अस डिसाइड व्हाट इज राइट और रॉन्ग। वैल्यूज जो है ये निर्णय लेने में मदद करते हैं अपनी कि क्या सही है और क्या गलत है। थर्ड नंबर पे वैल्यूज़ आर लर्न फ्रॉम फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी, जो मूल्य हैं वो सीखते हैं कैसे, फैमिली से, स्कूल से एंड सोसाइटी से। दे आर स्टेबल एंड डू नॉट चेंज इजीली, जो है वैल्यू जो स्टेबल होती है और इजीली चेंज नहीं होती है।
वैल्यूज इन्फ्लुएंस आवर डिसीजन एंड एक्शन, जो वैल्यूज है अपने जो भी डिसीजन है उन पे प्रभाव डालते हैं, जो भी एक्शंस हैं उन पे प्रभाव डालते हैं, ठीक है। 6 नंबर पे, दे हेल्प अस टू लाइव पीसफुली एंड रेस्पेक्टफुली विद अदर्स, वैल्यूज जो हेल्प करती है अपन को शांतिपूर्ण जीने में एंड रेस्पेक्टफुली विद अदर्स, दूसरों के साथ में। 7 नंबर पे, वैल्यूज गिव मीनिंग एंड पर्पस टू लाइफ, वैल्यूज जो है एक जीने का पर्पस और मीनिंग जो है वो प्रोवाइड करती है, वो देती है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस बेस्ड टीचिंग, यानी कि एविडेंस बेस्ड टीचिंग के क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं। फर्स्ट नंबर पे, यूज़ ऑफ रिसर्च, एविडेंस बेस्ड टीचिंग के अंदर रिसर्च का यूज़ होता है। क्यों? टीचिंग शुड बी बेस्ड ऑन रियल फैक्ट एंड स्टडीज, नॉट ऑन गेस और ओपिनियन, जो टीचिंग है वो रियल फैक्ट पर बेस होती है, ठीक है। इसके अंदर गेस और ओपिनियन यानी कि अनुमान नहीं लगाया जाता है, इसके अंदर कोई भी ऑप्शंस नहीं होते हैं। सेकंड नंबर पे, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, टीचिंग शुड फोकस ऑन स्टूडेंट नीड्स इंटरेस्ट एंड एबिलिटी, जो टीचिंग है वो स्टूडेंट्स की नीड इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ पर फोकस किया जाता है इसके अंदर। थर्ड नंबर पे, एक्टिव लर्निंग, इसके अंदर क्या होता है, स्टूडेंट्स शुड टेक पार्ट इन लर्निंग थ्रू टॉकिंग प्रैक्टिस एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, स्टूडेंट्स जो है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, बातचीत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर पे, असेसमेंट एंड फीडबैक, इसके अंदर क्या होता है, टीचर शुड गिव रेगुलर टेस्ट एंड फीडबैक टू हेल्प स्टूडेंट इंप्रूव, टीचर जो है रेगुलर टेस्ट लेते हैं स्टूडेंट्स का और फीडबैक लेते हैं स्टूडेंट्स को जो भी परफॉर्मेंस है उनको इंप्रूव करने के लिए। फिफ्थ नंबर पे, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, टीचर शुड कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एंड यूज बेटर टीचिंग मेथड, इसके अंदर टीचर जो है लगातार स्टूडेंट्स को नई नई चीज़ें सिखाते हैं, उससे नई नई टीचिंग मेथड्स के थ्रू, जिससे स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से समझ में आए जो भी टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद है कोलेब्रेशन, कोलेबरेट यानी स्टूडेंट्स और टीचर जो है एक साथ वर्क करते हैं, टीचर एंड स्टूडेंट्स शुड वर्क टुगेदर एंड शेयर आइडिया टू लर्न बेटर, अच्छी तरह सीखने के लिए टीचर और स्टूडेंट जो है एक साथ सीखते हैं, अच्छे एक साथ काम करते हैं जिससे अच्छे सीखने को मिले। क्रिटिकल थिंकिंग, स्टूडेंट्स शुड बी एनकरेज टू थिंक, आस्क क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड डीपली, नॉट जस्ट मेमोराइज, स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या करते हैं, एक अच्छे से सोचते हैं, जो भी क्वेश्चन है वो पूछते हैं टीचर से, अंडरस्टैंड करते हैं डीपली, नॉट जस्ट मेमोराइज, ओनली याद करने के लिए वो इसके अंदर नहीं सीखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन एप्लीकेशन ऑफ एविडेंस बेस्ड एजुकेशन टू नर्सिंग एजुकेशन, यानी कि कौन कौन से एप्लीकेशन है नर्सिंग बेस्ड एजुकेशन के अंदर यूज करते हैं, कौन कौन से एविडेंस बेस्ड एजुकेशन है जिनके एप्लीकेशन है उनको अपन अप्लाई करते हैं। तो अब बात करते हैं अपन एप्लीकेशन ऑफ एविडेंस बेस्ड एजुकेशन टू द नर्सिंग एजुकेशन, यानी कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशन है एविडेंस बेस्ड जो अपन नर्सिंग एजुकेशन के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है इसका, एविडेंस बेस्ड एजुकेशन का मतलब है मीन्स टीचिंग नर्सिंग स्टूडेंट्स को टीचिंग करना, प्रोवाइड यानी कि पढ़ाना उनको, यूजिंग प्रूवन रिसर्च फैक्ट एंड बेस्ट प्रैक्टिस टू हेल्प देम बिकम स्किल्ड एंड सेफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, यानी कि स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाना, इसके अंदर कौन कौन से, यूजिंग प्रूवन रिसर्च को यूज करके, फैक्ट्स का एंड बेस्ट प्रैक्टिस का यूज करके, जो उनको स्टूडेंट्स को क्या बनाएगी, स्किल बनाएगी एंड सेफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल के अंदर उनकी हेल्प करेगी, ठीक है। ये इसका मतलब होता है। हाउ इट इज़ अप्लाइड इन नर्सिंग एजुकेशन, यानी कि कैसे ये अपन इसको अप्लाई करते हैं नर्सिंग एजुकेशन को, एविडेंस बेस्ड एजुकेशन को अपन नर्सिंग एजुकेशन में कैसे अप्लाई करते हैं, इसका मतलब ये होता है। फर्स्ट नंबर पे, करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम डेवलपमेंट का मतलब क्या है, नर्सिंग सिलेबस शुड बी मेड यूजिंग द लेटेस्ट रिसर्च एंड नॉलेज इन हेल्थ केयर, जो नर्सिंग सिलेबस है वो लेटेस्ट रिसर्च एंड नॉलेज पर बेस्ड होता है जो हेल्थ केयर के अंदर यूज होता है। इट शुड बी अपडेटेड रेगुलरली टू मैच न्यू मेथड एंड गाइडलाइंस, ये जो है रेगुलरली अपडेट होता है जो भी न्यू मेथड्स हैं एंड गाइडलाइंस के थ्रू। सेकेंड नंबर पे, टीचिंग मेथड एंड स्ट्रेटजीज, टीचर शुड यूज मॉडर्न एंड प्रैक्टिकल वे ऑफ टीचिंग, इसके अंदर जो है टीचर्स आधुनिक टीचिंग मेथड्स का यूज़ करते हैं, जैसे केस बेस्ड लर्निंग एंड साइमुलेशन मेथड, इसके अंदर प्रैक्टिस बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। थर्ड नंबर पे, क्लिनिकल एजुकेशन, इसके अंदर क्या है, स्टूडेंट्स शुड लर्न फ्रॉम रियल पेशेंट केयर यूजिंग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, यानी कि उनको स्टूडेंट्स को रियल पेशेंट केयर यानी कि डायरेक्ट हॉस्पिटल के अंदर सीखने को मिलता है। दे मस्ट लर्न हाउ टू सी रिसर्च एंड बेस्ड एविडेंस इन डेली नर्सिंग वर्क, स्टूडेंट्स को सीखने को मिलता है कि रिसर्च कैसे करते हैं, रिसर्च का यूज़ कैसे करते हैं, और एविडेंस जो है नर्सिंग वर्क में एविडेंस का क्या यूज़ होता है वो सीखने को मिलता है स्टूडेंट्स को क्लिनिकल एजुकेशन के थ्रू। फोर्थ नंबर पे, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, इसके अंदर क्या है, टेस्टिंग एंड एग्जाम्स शुड आल्सो बी बेस्ड ऑन एविडेंस बेस्ड मेथड लाइक प्रैक्टिकल एग्जाम एंड पेशेंट बेस्ड टेस्ट, इसके अंदर जो भी टेस्ट जो भी एग्जाम्स होते हैं वो एविडेंस बेस्ड मेथड पर बेस होते हैं, जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम्स होती हैं, पेशेंट बेस्ड टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई है कंप्लीट, आपका जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसकी कंप्लीट अपन ने वन शॉट के अंदर सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। ये जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल रीडिंग विद अभिषेक पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप ये ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।